कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए SIG क्लासेस को और करें अपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स एंड MA इकोनॉमिक्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज की क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 4 का इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 पेपर स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले आई वुड लाइक टू डिस्कस विथ यू द सिलेबस ऑफ दिस पेपर, जो कि पूरे सेमेस्टर में हमें पढ़ना है। तो जो आपका सिलेबस है माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 का, वो 3 यूनिट में डिवाइड किया गया है। जैसा कि आपको इस इमेज में दिख रहा होगा, यूनिट नंबर 1 जिसके अंदर आपको पढ़ना है जनरल इक्विलिब्रियम, एफिशिएंसी एंड वेलफेयर के बारे में। यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना है मार्केट स्ट्रक्चर एंड गेम थ्योरी के बारे में। एंड यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ना है मार्केट फेल्यूर के बारे में। अब ये जो यूनिट है, ये आपको किस बुक से पढ़नी है, कितना पढ़ना है, और जो पेपर डिजाइन किया जाएगा इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो कैसे होगा, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, तो जो आपका माइक्रो 2 का पेपर होगा, इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 का जो पेपर होगा, ये बेसिकली 2 सेक्शन में आएगा। मतलब जो क्वेश्चंस होंगे वो सेक्शन में बटे होंगे। एक होगा सेक्शन ए और एक होगा सेक्शन बी। जैसा कि सेमेस्टर 3 में जब आपने इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 का पेपर दिया होगा, तो वहां पे भी क्वेश्चन 2 सेक्शन में बटे आए होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में वहां पूछा गया था कंज्यूमर थ्योरी से, एंड सेक्शन बी में कॉस्ट प्रोडक्शन एंड परफेक्ट कंपटीशन से। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 सेक्शन में क्वेश्चन आएंगे आपके। तो सेक्शन ए में जो क्वेश्चन रहेगा वो मेनली किससे रहेगा, तो यूनिट नंबर 1 से एंड यूनिट नंबर 3 से। यूनिट 1 एंड यूनिट नंबर 3, कहने का मतलब जनरल इक्विलिब्रियम, एफिशिएंसी एंड वेलफेयर यूनिट नंबर 1 एंड मार्केट फेल्यूर यूनिट नंबर 3। यहां से आपके पास सेक्शन ए में सारे क्वेश्चंस रहेंगे। अब सेक्शन ए को करना कहां से, ये जो जनरल इक्विलिब्रियम, एफिशिएंसी एंड वेलफेयर है, ये कौन सी बुक से पढ़ना है हमें। तो जो जनरल इक्विलिब्रियम, एफिशिएंसी एंड जो वेलफेयर है, ये बेसिकली हमें चैप्टर नंबर 31 एंड चैप्टर नंबर 33 पढ़ना है वेरियन के बुक से। और एक चैप्टर नंबर 13 का कुछ पार्ट पढ़ना है आपको निकलस एंड स्नाइडर की बुक से। समझ में आया। तो ये बेसिकली 3 चैप्टर हमें करने हैं यूनिट नंबर 1 के लिए। सिमिलरली यूनिट नंबर 3 के अंदर में जो मार्केट फेल्यूर है, इसके अंदर में हमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं। एक तो एक्सटर्नैलिटीज, एक पब्लिक गुड और एक असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। एक्सटर्नैलिटीज, पब्लिक गुड्स एंड असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। जो एक्सटर्नैलिटीज है उसके लिए हम लोग चैप्टर नंबर 34 पढ़ेंगे, पब्लिक गुड के लिए चैप्टर नंबर 36 एंड असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन के लिए चैप्टर नंबर 37। और ये तीनों के तीनों चैप्टर हम लोग वेरिएंस से पढ़ने वाले। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अब आते हैं हम लोग सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में कौन से यूनिट से क्वेश्चन होगा, तो एक ही यूनिट बचा है, यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में क्या है, तो मार्केट स्ट्रक्चर एंड गेम थ्योरी। अब मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर में मेनली हमें 2 टॉपिक पढ़ने हैं। एक तो मोनोपोली के बारे में अच्छे से पढ़ना है, दूसरा इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर में ओलिगोपोली के बारे में पढ़ना है अच्छे से। एक तो मोनोपोली के बारे में, दूसरा ओलिगोपोली के बारे में। तो जो मोनोपोली है वो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 से, एंड जो ओलिगोपोली है वो पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 16 से। और ये दोनों के दोनों चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे निकलस एंड स्नाइडर से। ओके। एंड जो गेम थ्योरी है, तो मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मोनोपोली एंड ओलिगोपोली, एंड सेकेंड टॉपिक इज गेम थ्योरी। तो जो गेम थ्योरी है वो हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 8 निकलस एंड स्नाइडर से। निकलस एंड स्नाइडर। ओके। अच्छा, जो गेम थ्योरी का टॉपिक है उसका कुछ पार्ट हमें चैप्टर नंबर 2, ये जो लिखा है ना ऑसबॉर्न, इस बुक से भी पढ़ना है। चैप्टर नंबर 2 ऑसबॉर्न। ओके। तो मेनली जो हमें टॉपिक पढ़ने हैं, एक पढ़ना है जनरल इक्विलिब्रियम, एक पढ़ना है वेलफेयर, जनरल इक्विलिब्रियम, एफिशिएंसी एंड वेलफेयर। इसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर में मोनोपोली, ओलिगोपोली, फिर गेम थ्योरी, एंड मार्केट फेल्योर के अंदर में एक्सटर्नैलिटीज, पब्लिक गुड्स एंड असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। इसके अंदर में मैंने आपको बता दिया जो पेपर बनेगा, सेक्शन ए के अंदर में यूनिट नंबर 1 एंड 3 से क्वेश्चंस होंगे, एंड सेक्शन बी में यूनिट नंबर 2 से क्वेश्चंस होंगे। अब वेटेज कितना होगा, तो सेक्शन ए से आपको 45 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एंड सेक्शन बी से आपको 30 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा।
ये आपके पास वेटेज है। तो सेक्शन ए में आपको 45 मार्क्स एंड सेक्शन बी में आपको 30 मार्क्स। पेपर का बेसिकली पैटर्न कैसा आएगा, न्यूमेरिकल या थ्योरेटिकल? तो जैसा सेमेस्टर थर्ड में न्यूमेरिकल था वैसा ही सेमेस्टर फोर में भी न्यूमेरिकल होगा, मतलब ज्यादा प्रोपोर्शन पेपर का न्यूमेरिकली होगा, बहुत कम ही चांस है थ्योरी आने के, मतलब कम प्रोपोर्शन थ्योरी के होंगे। इतनी बात समझ में आ गई? मतलब न्यूमेरिकल पे हम लोगों को ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 के एक बेसिक आइडिया पूरे सिलेबस का कि हमें एक्चुअली में किस तरीके से पढ़ना है और कहाँ कहाँ से पढ़ना है। चलिए, अब जो है अलग अलग कॉलेज में ना अलग अलग तरीके से स्टार्ट करते हैं। कई सारे कॉलेज ऐसे हैं जो कि यूनिट नंबर 1 जनरल इक्विलिब्रियम से स्टार्ट करते हैं, एंड कई सारे कॉलेज ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली यूनिट नंबर 2 मार्केट स्ट्रक्चर मोनोपोली से स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज में जो टीचर है वो जो स्टार्ट करते हैं बेसिकली आपका सेमेस्टर 4 इस पेपर को पढ़ाना, तो वो अलग अलग टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो मुझे तो सारे कॉलेज को लेके चलना है क्योंकि सारे कॉलेज के बच्चे इनरोल्ड है। तो मैं बेसिकली पहले आपको यूनिट नंबर 1 पढ़ाऊंगा, मतलब जनरल इक्विलिब्रियम के बारे में बताऊंगा, एंड उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जनरल इक्विलिब्रियम पहले पढ़ाने का मेन मोटिव ये है कि जनरल इक्विलिब्रियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सेमेस्टर 4 का। ये सेमेस्टर 4 के पेपर के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, और आगे अगर कमिंग फ्यूचर में अगर आप इकोनॉमिक्स और भी आगे पढ़ना चाहते हो तो मास्टर इन इकोनॉमिक्स का पेपर अगर दोगे, फिर अगर मास्टर इन इकोनॉमिक्स करोगे तो वहां पे भी जनरल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंड जनरल इक्विलिब्रियम आपके लिए नया भी है और थोड़ा सा ये लंबा टॉपिक भी है, तो पहले हम लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाएंगे। ओके, चलिए, तो हम लोग यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं जनरल इक्विलिब्रियम से। यूनिट 1 जनरल इक्विलिब्रियम। अब देखो क्या है इसके अंदर में, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में आप पहले भी इक्विलिब्रियम वर्ड यूज कर चुके हैं पहले भी बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हो। अगर आपको याद हो, जैसे मान लो मैं बात करता हूं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की, तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में आप क्या कर रहे होते हो, जो भी आप आउटपुट को डिटरमाइन कर रहे होते हो तो आपका जो मेन मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। इतनी बात समझ में आ गई? तो आप क्या करते हो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के अंदर में, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहे होते हो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचकर, लेकिन आप ऑन दैट टाइम बिल्कुल भी ये नहीं देखते कि कंज्यूमर क्या करेगा, क्या कंज्यूमर की यूटिलिटी मैक्सिमाइज होगी या नहीं होगी। समझ रहे हो? जब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आप पढ़ रहे होते हो, जब प्रोड्यूसर की इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करते हो, तो आप उस यूनिट ऑफ गुड इस क्वांटिटी को फाइंड आउट कर रहे होते हो जिसपे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, लेकिन आप ये नहीं देखते क्या उस टाइम पे कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम मेंटेन हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, मतलब कंज्यूमर की यूटिलिटी को मैक्सिमाइज हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे प्रोड्यूसर के बारे में सोचते हो। सिमिलरली जब हम लोग कंज्यूमर थ्योरी पढ़ रहे होते हैं, जब कंज्यूमर की यूटिलिटी की मैक्सिमाइजेशन निकालते हैं अलग अलग तरीके से, तो वहां पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर के बारे में सोचते हैं एंड यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करते हैं। हम ये नहीं देखते कि जिस कॉम्बिनेशन गुड्स को हम परचेज कर रहे हैं अपने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए, क्या उस क्वांटिटी ऑफ गुड्स पे प्रोड्यूसर के प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रही है या नहीं हो रही है। तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं अभी तक में जो हम लोगों ने किया है, तो हम लोग पर्टिकुलरली किसी भी एक प्रोस्पेक्टिव, किसी भी एक सब्जेक्ट को देखकर उसकी मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन के बारे में सोच रहे होते हैं। मेरे कहने का मतलब किसी एक मार्केट या किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में सोच रहे होते हैं, इधर की वो प्रोड्यूसर है तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, अगर कंज्यूमर है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी मैक्सिमाइज करना है। किसी एक को करते वक्त किसी दूसरे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। इस टाइप के इक्विलिब्रियम को जो कि आज तक हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? पार्शियल इक्विलिब्रियम, विच इज गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल। तो आज तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो पढ़ा था पार्शियल इक्विलिब्रियम विच इज गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल। जनरल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? जनरल इक्विलिब्रियम में आप सिनेरियो अलग है, यहां पे हम लोग पूरे इकोनॉमी को किसी एक मार्केट की तरह देखेंगे, मतलब एक पिक्चर के अंदर में देखेंगे, जहां हम लोग प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम भी देख रहे होंगे, मतलब प्रोड्यूसर के प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज करना है, कंज्यूमर की यूटिलिटी को भी मैक्सिमाइज करना है, एंड साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम भी हमें चाहिए। तो जनरल इक्विलिब्रियम का जो एक बेसिक आइडिया है दैट इज कि हम पूरे इकोनॉमी को किसी एक सिंगल मार्केट में देख रहे हैं, विच इज गिवन बाय, मतलब जनरल इक्विलिब्रियम इज गिवन बाय लियोन
वालरस, लियोन वालरस, में भी स्पेलिंग कहीं गलती हो बट यही नाम है, ठीक है। तो जनरल इक्विलिब्रियम इज गिवन बाय लियोन वालरस। ओके, तो एक जनरल इक्विलिब्रियम का बेसिक आइडिया समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग पूरे इकोनॉमी में जो भी चल रहा होगा उसको एक सिंगल पिक्चर के अंदर में देखना है। अंडरस्टूड? चलिए, तो मैं थोड़ा सा आपको ये यहाँ से ये रिमूव करता हूँ। तो जनरल इक्विलिब्रियम में जो सबसे पहले हम लोग बेसिक आइडिया देखने वाले हैं दैट इज 2/2/2 मॉडल। 2/2/2 मॉडल। अब इस 2/2/2 मॉडल में जो पहला 2 है इसका मतलब क्या है, जो दूसरा 2 है इसका मतलब क्या है, एंड जो तीसरा 2 है इसका मतलब क्या है। जो पहला 2 है इसका बेसिकली मतलब ये है कि हमारे इकोनॉमी में जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो दो ही है, दैट इज लेबर एंड कैपिटल। कहने का मतलब ओनली टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन that is labor and capital, and both labor and capital are exogenous, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास लेबर एंड कैपिटल की जो यूनिट है वो हमारे पास गिवन है, मतलब कितनी क्वांटिटी ऑफ लेबर एंड कितना क्वांटिटी ऑफ कैपिटल है वो हमें बेसिकली पता है, गिवन है। जो दूसरा 2 है इसका बेसिकली मतलब है कि विद द गिवन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो भी हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसको यूज करके, by using the given factor of production we are producing only two goods, we are producing only two goods, that is good X and good Y. With the given factor of production we are producing only two good X and good Y. एंड ये तीसरा 2 है इसका बेसिक मतलब है कि जो दिए गए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से हम लोगों ने जो दो गुड्स गुड एक्स एंड गुड वाई प्रोड्यूस किया है उसको खरीदने वाले, उसको कंज्यूम करने वाले पूरे इकोनॉमी में दो ही कंज्यूमर है, दो ही लोग हैं। तो ओनली टू कंज्यूमर, ओनली टू consumer, let us suppose Mr. A and Mr. B। अंडरस्टूड? तो 2/2/2 मॉडल का बेसिकली मतलब पहला 2 का मतलब कि ओनली पूरी इकोनॉमी में ओनली टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल है, दैट इज लेबर एंड कैपिटल, और लेबर एंड कैपिटल आर एक्सोजीनियस। कहने का मतलब लेबर एंड कैपिटल हमारे पास गिवन है कि उसकी क्वांटिटी कितनी है। दूसरे 2 का मतलब है कि विद द गिवन रिसोर्सेज वी आर ओनली प्रोड्यूसिंग टू गुड्स दैट इज गुड एक्स एंड गुड वाई, मतलब दो ही गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे होंगे। एंड तीसरा 2 का मतलब ये है कि जो भी गुड्स हमने प्रोड्यूस किए गुड एक्स एंड गुड वाई उसको कंज्यूम करने वाले पूरे इकोनॉमी में दो ही लोग हैं, दैट इज मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। इतनी बात समझ में आ गई? अब ये जो 2/2/2 मॉडल है इसको पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ अजम्पशन लगी हुई है। सबसे पहले आपको वो अजम्पशन समझना पड़ेगा। तो प्लीज 1 बाय 1 टोटल 8 अजम्पशन है, प्लीज ध्यान से समझना और अच्छे से सीखना, ठीक है। सबसे पहला अजम्पशन क्या है? सबसे पहला अजम्पशन यही दो है कि ये 2 क्या है। बेसिकली पहला अजम्पशन है कि पूरी इकोनॉमी में ओनली टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, दैट इज लेबर एंड कैपिटल। मतलब पूरी इकोनॉमी में दो ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, एक है लेबर और एक कैपिटल। लेबर एंड कैपिटल दोनों के दोनों एक्सोजीनियस है। लेबर एंड कैपिटल की क्या क्वांटिटी हमारे पास गिवन है, और उसके बाद हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो लेबर एंड कैपिटल है वो डिविजिबिलिटी भी है, मतलब इट कैन बी अ डिविजिबल, मतलब हम लेबर एंड कैपिटल की जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो द फर्स्ट अजम्पशन इज कि इकोनॉमी में दो ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, दैट इज लेबर एंड कैपिटल, एंड लेबर एंड कैपिटल एक्सोजीनियस है, हमारे पास उसकी क्वांटिटी गिवन है और वो डिविजिबल भी है। कहने का मतलब लेबर एंड कैपिटल की जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में भी आ सकती है। ये फर्स्ट अजम्पशन है, आप चाहो तो इंग्लिश में नोट कर लो, ठीक है। सेकंड अजम्पशन क्या है? सेकंड अजम्पशन है कि जो हमारी इकोनॉमी में दो ही गुड्स बनेंगे, मतलब जो भी हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसको यूज करके दो ही गुड्स बनेंगे, गुड एक्स एंड गुड वाई। अब इकोनॉमी में गुड बन रहे हैं, मतलब गुड एक्स एंड गुड वाई, मतलब प्रोडक्शन हो रहा है तो कोई ना कोई फॉर्म प्रोड्यूस कर रहा होगा ना। तो डेफिनेटली सी बात है कि अगर आउटपुट जनरेट हो रहा है तो डेफिनेटली आउटपुट फंक्शन होगा, मतलब आइसो क्वांट होगा। समझ रहे हो? मतलब प्रोडक्शन फंक्शन होगा ना, आइसो काउंट होगा। तो अब प्रोडक्शन फंक्शन तो कई टाइप्स के होते हैं, तो यहाँ पे कौन से टाइप के प्रोडक्शन फंक्शन हम लोग लेके चलेंगे? तो जो अजम्पशन ली गई है कि जो आइसो काउंट है वो बेसिक वाला आइसो काउंट है, कहने का मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स। समझ में आ रहा है? द सेकेंड अजम्पशन इज कि हमारी इकोनॉमी में बाय यूजिंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वी आर प्रोड्यूसिंग ओनली टू गुड्स, गुड एक्स एंड गुड वाई, एंड द प्रोडक्शन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स।
समझ में आ रहा है? जो आइसोकाउंट बनेगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स बनेगा। ये सेकंड अजम्पशन है। थर्ड अजम्पशन इज कि जो हमारे इकोनॉमी में दो ही लोग हैं, मतलब कंज्यूमर दो ही है, ओनली टू कंज्यूमर, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। और अगर कंज्यूमर है तो यूटिलिटी में यूटिलिटी फंक्शन भी होगी उसकी। अब यूटिलिटी फंक्शन भी कई टाइप्स के होते हैं, परफेक्ट कंप्लीमेंट, कॉप, डॉगलस, कई सारे होते हैं। तो यहाँ पे जो अजम्पशन लेके रखी हुई है वो है वेल बिहेव्ड यूटिलिटी फंक्शन। कहने का मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स यूटिलिटी फंक्शन। ओके। तो अभी तक में मैंने आपको तीन अजम्पशन बताया। पहला अजम्पशन में आपको मैंने बोला कि हमारे इकोनॉमी के अंदर में दो ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर एंड कैपिटल। लेबर एंड कैपिटल एक्सोजीनियस है, और लेबर एंड कैपिटल जो है वो बेसिकली हमारे पास उसकी क्वांटिटी गिवन है, और वो डिविजिबल भी हो सकते हैं, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में भी आ सकती है। दूसरा अजम्पशन मैंने आपको बताया कि इकोनॉमी में दो ही गुड्स बनेंगे, गुड एक्स एंड गुड वाई। और अगर गुड्स की बात हो रही है तो प्रोडक्शन फंक्शन भी हो रहा होगा, एंड जो प्रोडक्शन फंक्शन होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स होगा। मतलब जो आइसोकाउंट बनेगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स आइसोकाउंट बनेगा। तीसरा अजम्पशन मैंने आपको बताया कि इकोनॉमी में दो ही लोग हैं, दो ही कंज्यूमर है, और अगर कंज्यूमर है तो यूटिलिटी फंक्शन की भी बात होगी। और अगर यूटिलिटी फंक्शन है तो कौन से टाइप के, मतलब यूटिलिटी फंक्शन तो कई सारे टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे अजम्पशन ले रखी है कि यूटिलिटी फंक्शन भी हमारे पास वेल बिहेव्ड, मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स यूटिलिटी फंक्शन लगी हुई है। इतनी बात समझ में आ गई। अब चौथा अजम्पशन क्या है, फोर्थ वन, ध्यान से सुनना। चौथा जंक्शन ये है कि जो यूटिलिटी है, बेसिकली जो कंज्यूमर है दो, तो वहां पे वो कंज्यूमर का काम क्या होगा, तो कंज्यूमर का काम है अपने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ द कंज्यूमर इज मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी सब्जेक्ट टू इनकम कंस्ट्रेंट। दोबारा मैं बोल रहा हूं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ द कंज्यूमर इज मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी सब्जेक्ट टू इनकम कंस्ट्रेंट। मतलब दोनों ही कंज्यूमर का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना होगा सब्जेक्ट टू इनकम कंस्ट्रेंट। पांचवा जंक्शन, गुड्स बन रहे हैं तो जो भी फर्म गुड्स को बना रही होगी तो उस फर्म्स का भी जो ऑब्जेक्टिव होगा वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइजिंग होगा। मतलब द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म इज टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट सब्जेक्ट टू टेक्नोलॉजी कॉन्स्ट्रेंट। इतनी बात समझ में आ गई। तो पांच मैंने आपको बता दिए। पहला तो दो लेबर, मतलब दो ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा। दूसरा दो ही गुड्स बनेंगे। तीसरा दो ही कंज्यूमर है। चौथा कि कंज्यूमर का मेनली फोकस होगा यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने का। पांचवा कि जो फर्म्स है, जो गुड्स मतलब बेसिकली गुड एक्स एंड गुड वाई को प्रोड्यूस करेगा, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो पांच अजम्पशन तो बेसिक अजम्पशन थे। अब सिक्स्थ अजम्पशन को थोड़ा समझना क्या है। जैसा कि हम लोगों ने ये देखा कि हमारे इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ दो ही लोग हैं, मतलब मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। तो जो भी लेबर एंड कैपिटल हमारी इकोनॉमी में अवेलेबल है, उस लेबर एंड कैपिटल के जो ऑनर होंगे वो बस यही दो लोग होंगे। मतलब मिस्टर ए एंड मिस्टर बी है तो इसको कंज्यूमर कंजम्पशन करने के लिए इनकम चाहिए, तो वो इनकम कहां से लाएगा। तो सिंस लेबर एंड कैपिटल का ये ऑनर है, तो लेबर एंड कैपिटल के द्वारा गुड एक्स एंड गुड वाई जनरेट करते टाइम जो भी इनकम जनरेट होगी उसका वही इनकम मिस्टर ए एंड मिस्टर बी का एक्चुअल इनकम होगा। मतलब पूरे इकोनॉमी में दो लोग हैं तो जो भी लेबर एंड कैपिटल यूज हो रहा है उससे जो इनकम जनरेट होगा वो मिस्टर ए एंड मिस्टर बी का एक्चुअल इनकम होगा। अब बच्चों को यहां पे सबसे पहले डाउट ये आता है कि सर जो लेबर है, चलो मान लिया कैपिटल तो मान लो मशीन वगैरह है तो ठीक है, लेकिन जो लेबर है ये भी तो कोई लोग ही होंगे ना। तो देखो अभी के लिए आपको अज्यूम करना है कि जो यहाँ पे लेबर एंड कैपिटल है दिस इज ओनली अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब लेबर को आपको किसी भी तरीके से लोग में, मतलब कि पीपल में, ह्यूमन बीइंग में कंसीडर नहीं करना। लेबर एंड कैपिटल इज ओनली अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिसके मालिक ए एंड बी है, which is owned by A and B। तो लेबर एंड कैपिटल के द्वारा गुड एक्स एंड गुड वाई को बनाने के टाइम पे जो भी इनकम जनरेट किया जाएगा वो इनकम एक्चुअल इनकम होगा मिस्टर ए एंड मिस्टर बी का। तो दिस इज द सिक्स्थ अजम्पशन। इतनी बात समझ में आ गई। सेवंथ अजम्पशन क्या है। सेवंथ अजम्पशन ये है बेसिकली कि जो भी इनकम आएगा ए एंड बी के पास वो पूरा का पूरा इनकम ए एंड बी स्पेंड कर देगा, खर्च कर देगा। मतलब देयर इज नो सेविंग, किसी भी तरीके का सेविंग नहीं करेगा। मतलब पूरा लेबर एंड कैपिटल फुल्ली एम्प्लॉयड रहेगी हमारी इकोनॉमी में। मतलब जितना पैसा आ रहा है उतना पैसा खर्च करेंगे, मतलब पूरा का पूरा लेबर एंड कैपिटल जो होगा वो फुल्ली एम्प्लॉयड होगा। इतनी बात समझ में आएगी। और सेविंग नहीं होगा, किसी भी तरीके का सेविंग नहीं किया जाएगा। ऑप्शन 8 मतलब अजम्पशन नंबर 8, अजम्पशन नंबर 8 के अंदर में क्या है बेसिकली
कि जो भी मार्केट्स है, ऑल द मार्केट्स आर इन परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन इन ऑल मार्केट, आप ऐसे भी लिख सकते हो, परफेक्ट कंपटीशन इन ऑल मार्केट। टोटल हमारे पास 4 मार्केट है यहाँ पे, लेबर मार्केट, कैपिटल मार्केट, गुड एक्स का मार्केट एंड गुड वाई का मार्केट। मैं लिखता हूं बेसिकली ये, एक होगा लेबर मार्केट, एक होगा कैपिटल मार्केट, एक गुड एक्स का मार्केट और एक गुड वाई का मार्केट। तो सिंस परफेक्ट कंपटीशन है तो लेबर मार्केट का जो लेबर का जो प्राइस होगा इस मार्केट में वो वेज रेट है, तो वेज रेट हमारे पास गिवन होगा विच इज कांस्टेंट। कैपिटल का जो प्राइस रेंटल वैल्यू, जो कि आप आर से और बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो ये भी गिवन होगा विच इज ऑल्सो कांस्टेंट। गुड एक्स का प्राइस पी एक्स, ये भी गिवन होगा, ये भी मतलब कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। एंड गुड वाई ये भी हमारे पास गिवन होगा, तो ये भी हमारे पास कांस्टेंट होगा। तो मैंने आपको 8 अजम्पशन बताई है, मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ। अजम्पशन नंबर 1 में 2 ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर एंड कैपिटल। अजम्पशन नंबर 2 में 2 ही गुड्स बनेंगे, एक्स एंड वाई। और जो हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स होगा। अजम्पशन नंबर 3 में 2 ही हमारे पास कंज्यूमर है, और जो यूटिलिटी फंक्शन होगी कंज्यूमर की वो डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स होगी। अजम्पशन नंबर 3 में कंज्यूमर का मेनली फोकस होगा यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना सब्जेक्ट टू इनकम कंस्ट्रेंट। अजम्पशन नंबर 5 में गुड एक्शन गुड वाई को बनाने वाली जो फर्म होगी उनका मेन मोटिव होगा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना सब्जेक्ट टू टेक्नोलॉजी कांस्टेंट। अजम्पशन नंबर 6 में जो मिस्टर ए एंड मिस्टर बी की जो इनकम होगी दिस इज नथिंग बट कि लेबर एंड कैपिटल से जो जनरेट किया गया इनकम होगा वही उसकी एक्चुअल इनकम होगी। मतलब लेबर एंड कैपिटल इज ओन्ड बाय मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, क्योंकि इकोनॉमी में बस 2 ही लोग हैं, और लेबर एंड कैपिटल को हम अज्यूम करेंगे इट इज अ जस्ट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, किसी भी तरीके का ह्यूमन बीइंग लेके नहीं चलेंगे। अजम्पशन नंबर 7 में कि हमारी इकोनॉमी फुली एम्प्लॉयड होगी, मतलब पूरा लेबर एंड कैपिटल एम्प्लॉय फुल्ली एम्प्लॉयड होगा, जितना मतलब मिस्टर ए एंड बी की इनकम होगा वो पूरा का पूरा स्पेंड करेगा, किसी भी तरीके का सेविंग नहीं होगा। ओके। एंड अजम्पशन नंबर 8 में कि हमारी जो इकोनॉमी में जितने भी मार्केट्स है वो सब की सब परफेक्ट कंपटीशन के अंदर में रहेगी। टोटल 4 मार्केट है यहाँ पे, एक लेबर मार्केट, कैपिटल मार्केट, गुड्स मार्केट एंड गुड्स मार्केट में गुड एक्स का मार्केट एंड गुड वाई का मार्केट, अलग अलग गुड्स के अलग अलग मार्केट। तो सबका प्राइस भी गिवन होगा, हमारे पास कांस्टेंट होगा। तो इस 8 अजम्पशन से हम लोग जनरल इक्विलिब्रियम के 2 by 2 मॉडल को हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक बेसिक आइडिया, अभी तो हमने बताया कि जनरल इक्विलिब्रियम हमें करना क्या है। जनरल इक्विलिब्रियम में बेसिकली हमें पूरे इकोनॉमी में जो भी चल रहा है उसको साइमल्टेनियसली देखना है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल देके मैं आपको ओवरव्यू देना चाहता हूं। देखो क्या, लेट अस सपोज हमारे पास लेबर एंड कैपिटल, ये जस्ट एग्जांपल है, ठीक है, समझने के लिए। लेट अस सपोज हमारे पास लेबर है, मान लेते हैं 100, हमारे पास गिवन है कि 100 यूनिट ऑफ लेबर है, एंड जो कैपिटल है वो हमारे पास है 50 यूनिट ऑफ कैपिटल है। ओके। अब इस लेबर एंड कैपिटल का यूज करके हमें 2 गुड्स बनाने हैं, एक गुड्स एक्स गुड एक्स बनाना है और एक गुड वाई बनाना है। तो कहने का मतलब गुड एक्स को बनाने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ लेबर चाहिए, कुछ ना कुछ कैपिटल चाहिए, एंड गुड वाई को बनाने के लिए भी कुछ ना कुछ लेबर चाहिए, कुछ ना कुछ कैपिटल चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। तो कहता है हमारा पहला स्टेप और हमारा पहला डिसीजन क्या होगा कि हम कितना लेबर एंड कितना कैपिटल गुड एक्स के लिए यूज करें एंड गुड वाई के लिए यूज करें। मतलब गुड एक्स को बनाने के लिए हम कितना यूनिट ऑफ लेबर एंड कितना यूनिट ऑफ कैपिटल यूज करें, सिमिलरली गुड वाई को बनाने के लिए हम कितना लेबर और कितना कैपिटल यूज करें। तो किस तरीके से क्वांटिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल को हम लोग एलोकेट करेंगे, ये हमारा पहला डिसीजन होगा। इतनी बात समझ में आ गई। ओके। तो कहने मतलब हम कितना लेबर यूज करें गुड एक्स के लिए एंड कितना लेबर यूज करें हम लोग गुड वाई को बनाने के लिए, सिमिलरली कितना कैपिटल यूज करें गुड एक्स के लिए एंड कितना गुड वाई को बनाने के लिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अब ये जो चीज है ये क्यों कर रहे हैं, इसका ये इसलिए कर रहे हैं सो दैट देयर इज एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, सो दैट देयर इज एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। ओके। अब ये कितना करेंगे यूज, ये किसी न किसी कंडीशन पे डिपेंड करता होगा ना। मतलब ये कैसे पता करेंगे कि हम अपने लेबर एंड कैपिटल को किस तरीके से एलोकेट करें गुड एक्स के लिए एंड गुड वाई के लिए, किसी न किसी कंडीशन पे होता होगा। तो लेट अस सपोज वो कंडीशन ये है,
कंडीशन बस मैंने लिखा, अभी कंडीशन क्या है वो हमें अभी डिराइव करना है, तो ये कंडीशन है। अब लेट अस सपोज कि मैंने माना एक तरीके से कि ये कंडीशन को लगाने के बाद, ये कंडीशन क्या हम लोग डिराइव करेंगे, बट लेट अस सपोज हमें पता है कंडीशन क्या है। इस कंडीशन का यूज करने के बाद हमें ये पता चला कि जो 100 यूनिट ऑफ लेबर है ना, इसमें से 60 यूनिट हम गुड एक्स के लिए लगाते हैं एंड 40 यूनिट गुड वाई के लिए लगाते हैं, और जो 50 यूनिट ऑफ कैपिटल है इसमें से 20 गुड एक्स में एंड 30 गुड वाई में लगाते हैं। तो ये हमारे लिए एक बेस्ट वे है और बेस्ट यूनिट है गुड एक्स एंड गुड वाई को जनरेट करने का। इससे ज्यादा हम गुड एक्स एंड गुड वाई बना भी नहीं सकते और इससे बेस्ट एलोकेशन हो भी नहीं सकता। वो मुझे कौन बताएगा? ये कंडीशन बताएगा, और ये कंडीशन क्या है अभी हम लोग सीखेंगे। तो हमारा पहला ये स्टेप नंबर 1 था, ये स्टेप 1 था कि हमारे इकोनॉमी में लेबर एंड कैपिटल हमारे पास गिवन था। अब हमें डिसीजन ये लेना था कि इस लेबर एंड कैपिटल में से कितना लेबर एंड कितना कैपिटल हम गुड एक्स के लिए यूज करें एंड कितना गुड वाई के लिए यूज करें, जिससे कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्स एंड वाई बना सके, जिससे कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके, सो दैट देयर इज एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। तो ये स्टेप नंबर 1 था। लेट अस सपोज ये कंडीशन लगाने के बाद जो गुड एक्स बना वो मान लेते हैं 200 यूनिट बना, एंड जो गुड 1 बना वो मान लेते हैं 100 यूनिट बना। ओके, अब ये जो 200 यूनिट गुड एक्स बना है और जो 100 यूनिट गुड वाई बना है, इसको कंज्यूम करने वाले हमारे इकोनॉमी में दो लोग हैं, एक तो है मिस्टर ए और दूसरा है मिस्टर बी। तो अब स्टेप नंबर 2 में हमें यह डिसीजन लेना है कि मिस्टर ए कितना यूनिट ऑफ गुड एक्स और कितना यूनिट ऑफ गुड वाई कंज्यूम करे, सो दैट देयर इज एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। मतलब मिस्टर ए कितना गुड एक्स कंज्यूम करे और कितना गुड वाई कंज्यूम करे, सिमिलरली मिस्टर बी कितना गुड एक्स कंज्यूम करे एंड कितना गुड वाई कंज्यूम करे, सो दैट देयर इज efficiency in consumption। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये हमारे पास स्टेप नंबर 2 था। अब इसके लिए भी कोई ना कोई कंडीशन होगा ना कि किस तरीके से करेंगे, तो उस कंडीशन को हमें फाइंड आउट करना है। उस कंडीशन को हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। लेट अस सपोज वो कंडीशन हमें पता है और उस कंडीशन को जैसे हम लोगों ने पुट किया तो हमें ये दिखा कि जो मिस्टर ए है ना वो क्या करेगा, वो 80 यूनिट ऑफ गुड एक्स लेगा, और यहां से जो 100 बेसिकली है ना 100 गुड है, वो 80 यूनिट ऑफ गुड एक्स लेगा। मान लेते हैं पहले ना इस तरीके से देखते हैं कि अब मिस्टर ए एंड मिस्टर बी है, इसको गुड एक्स एंड गुड वाई लेने के लिए पैसे भी तो इनकम भी तो चाहिए ना। तो इनकम कहां से आएगा? तो ये जो लेबर एंड कैपिटल जो एम्प्लॉयड थे, तो इससे जो इनकम जनरेट, अब इस लेबर एंड कैपिटल में मिस्टर ए, इस लेबर एंड कैपिटल का मालिक कौन है? वो मिस्टर ए एंड मिस्टर बी भी है। हो सकता है मिस्टर ए ज्यादा प्रोपोर्शन का मालिक हो, मिस्टर बी कम, मतलब जो मान लेते लेटर सपोज 60 यूनिट ऑफ लेबर का मालिक मिस्टर ए हो, 40 यूनिट लेबर का मालिक मिस्टर बी हो, एंड 30 यूनिट ऑफ कैपिटल का ए एंड 20 का कैपिटल का बी हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि लेबर एंड कैपिटल जितने भी इकोनॉमी में, उसका मालिक तो मिस्टर ए एंड मिस्टर बी भी है। हो सकता है इसमें से कोई एक ऐसा हो जो ज्यादा ज्यादा मतलब ज्यादा प्रोपोर्शन का मालिक हो, और कोई एक ऐसा हो जो कम प्रोपोर्शन का मालिक हो। तो जो भी उसकी इनकम होगी, उस इनकम के अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक कंडीशन निकाला और उस कंडीशन से ये देखा कि मिस्टर ए इस 200 यूनिट ऑफ गुड एक्स में से कुछ यूनिट खरीदेगा और 100 यूनिट ऑफ गुड वाई में से कुछ यूनिट खरीदेगा अपने इनकम के अकॉर्डिंग। सिमिलरली जो मिस्टर बी होगा, लेट अस सपोज इस तरीके से देखते हैं, मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको कि मान लो ये कंडीशन को हम लोगों ने निकाला, ये कंडीशन निकालने में तो मुझे ये दिखा कि जो मिस्टर ए है ना वो 80 यूनिट ऑफ गुड एक्स खरीदेगा, एंड मान लेते हैं 30 यूनिट ऑफ गुड वाई खरीदेगा, एंड जो मिस्टर बी है वो 120 ऑफ गुड एक्स खरीदेगा एंड 70 ऑफ गुड वाई खरीदेगा। तो ये कैसे आया? ये वैल्यू रैंडमली नहीं आया, ये कंडीशन पुट करने के बाद आया। अब ये कंडीशन क्या है वो हम लोग अभी डिराइव करेंगे। तो ये हमारे पास दूसरा स्टेप था। तो अभी तक में क्या किए? पहला स्टेप में हम लोगों ने जो भी हमारे पास लेबर एंड कैपिटल था उसको किस तरीके से कुछ तरीके से एलोकेट करे, जिससे कि गुड एक्स एंड गुड वाई को हम लोग जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम बना सके, जिससे कि फर्म की प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके, सो दैट देयर इज एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। समझ में आया? उसके लिए कंडीशन होगी, वो कंडीशन लगाकर हम लोग वो चीज फाइंड आउट करेंगे कि गुड एक्स को कितना लेबर चाहिए, कितना कैपिटल चाहिए, एंड गुड वाई में कितना लेबर एंड कितना कैपिटल देना है। अब जैसे ही प्रोडक्शन होने के बाद जब गुड्स तैयार हो जाएगा, तो अब गुड्स को लेने के लिए दो लोग हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। तो अब मिस्टर ए एंड मिस्टर बी कितने यूनिट ऑफ गुड एक्स और गुड वाई को खरीदे, जिससे कि उसकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो सके, सो दैट देयर इज बेसिकली एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। ये स्टेप नंबर 2। और इस पूरे को
जब इस पूरे को हम लोग एक सिंगल डायग्राम में शो करेंगे, मतलब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मतलब ये जिससे कि प्रोडक्शन की भी एफिशिएंसी हम लोग शो कर सके एंड कंज्यूमर की भी एफिशिएंसी शो कर सके। तो अगर इस पूरे स्टेप को अगर हम किसी सिंगल डायग्राम में शो करते हैं तो हम लोग बोलेंगे उसको साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम इन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम इन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये एक बेसिक आइडिया था कि हमें जनरल इक्विलिब्रियम में करना क्या है। अंडरस्टूड। तो कहने का मतलब जो कंडीशन है जनरल इक्विलिब्रियम का, कंडीशन फॉर जनरल इक्विलिब्रियम, वो क्या है? पहला तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। दूसरा क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। एंड थर्ड वन इज, इन दोनों को निकालने के बाद हम लोग साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, ये तीन चीज करेंगे। और इन तीनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं इसको पैरेटो एफिशिएंट, पैरेटो एफिशिएंट। अब ये पैरेटो एफिशिएंट क्यों? क्योंकि जो भी एक इकोनॉमिक्स होगा, बेसिकली उसका नाम विल्फ्रेडो पैरेटो था, उसी के नाम पे ये पैरेटो एफिशिएंसी बेसिकली पड़ा है। तो कहने का मतलब पैरेटो एफिशिएंसी कहाँ है? जहां पे ये तीनों कंडीशन होल्ड करे, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम भी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी एंड साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम भी। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मतलब क्या? ये वाला कि जो लेबर एंड कैपिटल को हम लोगों ने अच्छे से चैनलाइज करके जो प्रोडक्शन के लिए एफिशिएंसी निकाला, ये पहला स्टेप था प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। दूसरा स्टेप था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और दोनों को साथ में जब हम लोग करेंगे तो वो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। समझ में आया? और ये तीनों कंडीशन जहां फुलफिल करेगा उसको हम लोग बोलेंगे पैरेटो एफिशिएंट। एंड दिस इज, ये तीनों की तीनों कंडीशन किसके लिए है? जनरल इक्विलिब्रियम के लिए। तो आई होप आपको अभी तक का जो पूरा क्लास समझ में आया होगा कि जनरल इक्विलिब्रियम में बेसिक आइडिया क्या है। तो अब इसमें अब बारी बारी से हम लोग सबसे पहले प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम निकालेंगे, फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, फिर साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। ओके, तो सबसे पहले आज हम लोग प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम चेक करते हैं। ओके, पहला कंडीशन, इक्विलिब्रियम इन प्रोडक्शन, इक्विलिब्रियम इन प्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले मैं राइट साइड में रफ वर्क करूंगा। रफ वर्क वही जो आप लोग पहले से जानते हो, जो पहले से पढ़ चुके हो, और कुछ जो नया चीज होगा वो हम लोग फेयर वर्क में करेंगे। अब रफ वर्क में बेसिकली क्या है कि इक्विलिब्रियम इन प्रोडक्शन में हमें करना क्या होता है? हमें बेसिकली पहला स्टेप है ना, ये पहला स्टेप मतलब कि हमारे पास लेबर एंड कैपिटल गिवन है, और हमें लेबर एंड कैपिटल को किस तरीके से हम एलोकेट करें, गुड एक्स को बनाने के लिए एंड गुड वाई को बनाने के लिए। इतनी बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब अगर मैं गुड एक्स के लिए इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल बताऊं, तो हमारे पास लेटर सपोज एक प्रोडक्शन फंक्शन होगा गुड एक्स के लिए, इज द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, क्योंकि हम लोग हमारे पास अजम्पशन लगी हुई है कि दो ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर एंड कैपिटल। और जो प्रोडक्शन फंक्शन होगा, जो आइसोकाउंट होगा, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स होगा। इतनी बात याद आ रही है? ये हमारी अजम्पशन है जनरल इक्विलिब्रियम में 2/2/2 मॉडल के लिए। तो कहने का मतलब जो हम लोग यहाँ से इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करेंगे कुछ इस तरीके से करते होंगे ना। ये रहा लेबर, यहाँ पे है कैपिटल, ये हमारे पास आएगा आइसोकोस्ट लाइन, और ये हमारे पास आइसोकाउंट, लेटर सपोज आई क्यू, जहाँ पे लेटर सपोज एक आइसोकाउंट पे आउटपुट सेम रहता है, लेटर सपोज x1 आउटपुट बन रहा है, तो ये जहाँ पे टेंडेंसी है इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो ये L1 यूनिट ऑफ लेबर एंड K1 यूनिट ऑफ कैपिटल आ जाएगा। कहता है ये जो इक्विलिब्रियम आपने फाइंड आउट किया, कैसे किया, इसका क्या कंडीशन क्या लगाया आपने? कहते हैं इसका कंडीशन हमने लगाया स्लोप ऑफ आइसोकाउंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आइसोकोस्ट लाइन, यही है ना? आइसोकोस्ट लाइन, स्लोप ऑफ आइसोकाउंट क्या होता है? तो एमआरटीएस। और स्लोप ऑफ आइसोकोस्ट लाइन क्या होता है? तो लेबर इनपुट, बेसिकली इनपुट प्राइस डब्ल्यू अपॉन में आर। तो ये बोला कि ये हमारे पास कंडीशन लगा है, यहां से हमारे पास कौन सा यूनिट निकला? ये हमारे लिए यहां से बेसिकली एक्स को बनाने के लिए कितना लेबर और कितना कैपिटल चाहिए वो निकला, मतलब गुड एक्स की एफिशिएंसी निकली है। इतनी बात समझ में आ गई? हमें तो गुड वाई के लिए भी तो चाहिए ना, तो गुड वाई के लिए सिमिलरली हमारे पास गुड वाई के लिए एक फंक्शन होगा फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल,
ये भी बेसिकली सिंस हमारे पास अजम्पशन लगी हुई है कि जो भी प्रोडक्शन फंक्शन होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स होगा, तो यहाँ पे भी आइसो कोस्ट लाइन होगा, एक हमारे पास आइसो काउंट होगा, आई क्यू लेट सपोज बेसिकली गुड वाई के लिए तो मैंने वाई वन लिख दिया, मतलब एक आइसो काउंट पे आउटपुट सेम रहती है तो वाई वन बेसिकली निकल रहा है। यहाँ पे L2 इतना यूनिट ऑफ लेबर एंड K2। कहता है इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, कहता है ये भी इक्विलिब्रियम कंडीशन वही है, MRTS इज इक्वल टू इनपुट रेशियो, प्राइस ऑफ इनपुट प्राइस रेशियो। अब थोड़ा सा चेंज करने के लिए ये MRTS बेसिकली गुड एक्स के लिए है इज इक्वल टू इनपुट प्राइस रेशियो, और ये MRTS गुड वाई के लिए इज इक्वल टू इनपुट प्राइस रेशियो। अच्छा डब्ल्यू अपॉन में आर में कोई चेंज तो आएगा नहीं, डब्ल्यू अपॉन में आर क्या है बेसिकली लेबर का वेज रेट, और आर क्या कैपिटल का रेंटल वैल्यू, तो डब्ल्यू अपन आर में यहां पे भी ये सेम और यहां पे भी ये सेम। तो कहता है अगर मुझे एक्स के लिए गुड एक्स के लिए एफिशिएंसी चाहिए तो मैं ये कंडीशन लगाऊंगा, गुड वाई के लिए एफिशिएंसी चाहिए तो मैं ये कंडीशन लगाऊंगा। कहता है लेकिन मुझे तो दोनों गुड्स को साइमल्टेनियसली एफिशिएंसी पे लेके आना है ना, कि मतलब ऐसा मतलब कितना क्वांटिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल गुड एक्स के लिए मैं लगाऊं जिससे एक्स अच्छे से बने, और कितना क्वांटिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल मैं गुड वाई के लिए लगाऊं जिससे वाई अच्छा बने, तो दोनों को साथ में लेके चलना है। कहता ठीक है, कहता दोनों के इक्विलिब्रियम कंडीशन में सेम क्या है, कहता ये जो डब्ल्यू अपॉन में आर है ये तो सेम ही होगा, मतलब लेबर का जो प्राइस और जो कैपिटल का प्राइस ये तो सेम ही रहेगा ना, तो डब्ल्यू अपॉन में आर और यहाँ पे डब्ल्यू अपॉन में आर दोनों सेम वैल्यू है, तो मैं इन दोनों को बेसिकली मर्ज करके यहां पे लिख सकता हूं कि एम आर टी एस एक्स मस्ट बी इक्वल टू एम आर टी एस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में आर। तो इस पूरे कंडीशन से हमारे पास क्या आएगा, एक्स एंड वाई के लिए एफिशिएंसी की कितने यूनिट ऑफ लेबर एंड कैपिटल को हम लोग यूज करें। तो मेनली जो इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे लिए क्या है, ये एम आर टी एस एक्स इज इक्वल टू एम आर टी एस वाई, वेज डब्ल्यू अपॉन में आर तो दोनों में सेम है। तो यहां से हमने एक कंडीशन जो मुझे चाहिए था, ये कंडीशन जो बेसिकली याद है मैंने यहाँ पे बोला था ना आपको एक कंडीशन, ये ये जो कंडीशन था पहला स्टेप के लिए, वो कंडीशन क्या निकला कि एम आर टी एस ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू एम आर टी एस ऑफ वाई, जिससे एक्स एफिशिएंसी यूनिट निकले और वाई की एफिशिएंसी यूनिट निकले, उसके लिए कितना लेबर एंड कितना कैपिटल चाहिए दोनों मुझे बताएगा यहाँ पे, एम आर टी एस एक्स इज इक्वल टू एम आर टी एस ऑफ वाई। चलिए, तो कहने का मतलब यहां से हमें एक कंडीशन तो मिल गया कि जो कंडीशन होगा वो होगा एम आर टी एस एक्स इज इक्वल टू एम आर टी एस ऑफ वाई। अब इस कंडीशन को यूज करना भी तो आना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग इसको यूज करेंगे, समझ रहे हो। तो इसको यूज कैसे करेंगे, तो मैं बेसिकली पहले रफली समझाऊंगा, रफ वर्क ये चल रहा है बेसिकली, ध्यान से देखो रफ वर्क। कहता है कि अगर मैं गुड एक्स की प्रोडक्शन की बात करूं, प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स, तो कैसे करेंगे प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स, हमारे पास ये रहेगा लेबर, ये हमारे पास कैपिटल, बोलो ये हमारे पास आइसो कोस्ट लाइन होता था, और हमारे पास यहाँ पे आइसो काउंट होगा, आइसो काउंट बहुत सारे होते थे, एक आइसो काउंट ये है जिसपे लेटर सपोज आई क्यू वन आई क्यू टू ना लिख के मैं डायरेक्टली लिखता हूँ जिसपे एक्स वन आउटपुट बन रहा है, एक आइसो काउंट ये है जिसपे एक्स टू आउटपुट बन रहा है, एक आइसो कोस्ट ये है जिसपे एक्स थ्री बन रहा है, इनमें से कोई एक हम लोग लेके चलते यहाँ से इक्विलिब्रियम आता था, याद आ रहा है। सेम चीज को अब हम लोग यहाँ पे जो फेयर डायग्राम में बना रहा हूँ इसमें सेम चीज को लेके आएंगे हम लोग। देखो ये डायग्राम है, ये मैंने लिखा ओरिजिन फॉर गुड एक्स, यहां पे हमारे पास आया लेबर और ये हमारे पास आया कैपिटल, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है इस जगह पे जो जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स के लिए, तो इसका जो भी आइसोकाउंट मैंने बनाया सेम टू सेम आइसोकाउंट में कॉपी पेस्ट कर रहा हूं यहाँ पे। आइसोकाउंट कैसे बनता है पहले से आपको पता है, तो सेम टू सेम मैंने आइसोकाउंट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, एक्स वन एक्स टू एक्स थर्ड, यही आइसोकाउंट मतलब आइसोकोस्ट लाइन आइसोकाउंट मैंने यहां से लाके रख दिया, तो ये हमारे लिए गुड एक्स के लिए आइसोकाउंट बन चुका है। कहता है अगर मैं गुड वाई के लिए निकालूं तो गुड वाई के लिए कैसे निकलेगा, कहता है प्रोडक्शन फॉर गुड वाई अगर आपको निकालना इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर गुड वाई,
गुड वाई, तो यहाँ पे भी क्या करोगे, यहाँ पे भी हमारे पास रहेगा, ये रहा लेबर, ये रहा कैपिटल, और ये हमारे पास आइसो कोस्ट लाइन होगा, ये एक बेसिकली आइसो काउंट होगा गुड वाई का, जिसपे मान लेते हैं y1 बन रहा होगा, एक और होगा y2, मतलब आइसो काउंट तो कई सारे होते हैं, एक और होगा जिसपे लेटर सपोज y0 बन रहा होगा, कुछ इस तरीके से। अब कहता है कि मुझे एक सिंगल डायग्राम में गुड एक्स एंड गुड वाई दोनों को देना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मैं चाहूंगा कि जो मैंने ये गुड वाई के लिए बनाया है, एक बार आप अपने पेज पे गुड वाई के लिए बनाओ रफली। अगर आपने बना लिया है तो अब उसको क्या करो कि आप पेज को पलट दो। बेसिकली करना क्या है कि ये जो बेसिकली गुड, ये ओरिजिन होगा ना डायग्राम, देखो प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई का ये ओरिजिन होगा। मैं इस डायग्राम को पलट दूंगा, जैसे ही मैं इस डायग्राम को पलट दूंगा तो मेरे लिए, मैंने डायग्राम को पलटा, तो पलट के मैं यहां पे लेके आता हूं, तो मैं जो ब्लू कलर का एक्सिस बना रहा हूं वो गुड वाई के लिए बनेगा। ओके, जो ब्लू कलर का एक्सिस है ये गुड वाई के लिए बन रहा है, जिसके लिए ओरिजिन होगा ये गुड वाई के लिए, और ये बनेगा लेबर का एक्सिस, और ये नीचे आएगा कैपिटल का एक्सिस फॉर गुड वाई। इतनी बात समझ में आ गई। देखो, जब आप इस डायग्राम को बस रोटेट करना, रोटेट करोगे ना तो लेबर ऊपर आ जाएगा, कैपिटल नीचे आ जाएगा, और ठीक है। और जब उस पे देखो ये जो कर्व बना है, ये कैपिटल से लेबर की ओर आ रहा है, कैपिटल से लेबर की और आ रहा है। तो सिमिलरली जब इस पे मैं आइसो काउंट बनाऊंगा फॉर गुड वाई के लिए, तो कैपिटल से लेबर के लिए कुछ ऐसा आइसो काउंट बनेगा। ये y1, ये y2 एंड ये y3। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि यहां तक अगर समझ में आपको आ गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज वीडियो को पॉज करो, दोबारा से एक बार समझो, और फिर भी डाउट है तो मुझसे पूछ लो। क्या किया, कुछ नहीं किया है। गुडेक्स के लिए जो हम आइसो काउंट बनाते थे सिंपली उसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, एंड गुड वाई के लिए जो मेरे पास आइसो काउंट होगा उसको मुझे एक ही डायग्राम में पेस्ट करना था, तो इसके लिए मुझे एक नया ओरिजिन चाहिए। तो मैंने क्या किया, गुड वाई के डायग्राम को बस रोटेट कर दिया और ऊपर आके पेस्ट कर दिया, और कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ सेम ही है। ओके, तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो हम लोग इस बॉक्स को बोलते हैं, इस बॉक्स का नाम है एजवर्थ बॉक्स, एजवर्थ बॉक्स ऑफ प्रोडक्शन, एजवर्थ बॉक्स ऑफ प्रोडक्शन। इतनी बात समझ में आ गई। तो इस बॉक्स का नाम है एजवर्थ बॉक्स ऑफ प्रोडक्शन। अब इस एजवर्थ बॉक्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर में किसी भी पॉइंट, कोई भी एक सिंगल पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा 6 डिफरेंट वेरिएबल के बारे में। लेट अस सपोज मैं एक पॉइंट यहां पे ये पुट करता हूं, ये वाला पॉइंट आर, ये पॉइंट आर क्या सब बता रहा है एजवर्थ बॉक्स के अंदर में, ध्यान से देखो, ये 6 डिफरेंट वेरिएबल के बारे में बताएगा। क्या सब, ध्यान से देखो। इस आर के बारे में, अगर मैं इस आर बेसिकली इस आर पॉइंट पे प्रोडक्शन कर रहा हूं, अगर इस मेरे आर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आ रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि इस आर पॉइंट को अगर मैं नीचे लेके आता हूं, तो कहने का मतलब ये है कि जो इतना यूनिट है लेबर का वो मैं एक्स के लिए यूज कर रहा हूं, मतलब इतना यूनिट ऑफ लेबर हमारे पास टोटल इतना लेबर है। अगर मैं आपको बता दूं तो ये जो लेबर है ये, और ये जो ऊपर में मैंने लेबर लिखा, दोनों तो इक्वल है ना, तो टोटल हमारे पास इतना लेबर है, और इस पूरे लेबर में से मैं इतना लेबर क्या कर रहा हूं, गुड एक्स के लिए यूज कर रहा हूं। तो पहला आपको बताया कि एक्स के लिए आपने कितना लेबर यूज किया, ये पॉइंट आर, ठीक है। दूसरा कहता है कि अगर इतना मैं एक्स के लिए करूंगा तो बाकी जो बचा होगा वो वाई के लिए कर रहा हूँ, इतना मैं वाई गुड वाई को बनाने के लिए लेबर यूज कर रहा हूँ। चाहे आप यहां से देखो या इस आर को आप ऊपर ले जाओ, तो इतना वाई के लिए कर रहा हूँ, बाकी एक्स के लिए कर रहा हूँ। तो दूसरा चीज आपको बताएगा कि गुड वाई के लिए आप कितना लेबर का यूज कर रहे हो। सिमिलरली अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो इस आर पॉइंट को मैं जब इस तरफ लेके आऊंगा, तो इस पॉइंट तक, तो यहां से लेके यहां तक जो कैपिटल है, मतलब ओरिजिन तक बेसिकली, यहां से लेके यहां तक जो कैपिटल है, इतना कैपिटल मैं गुड एक्स के लिए यूज कर रहा हूँ, बाकी जो बचेगा वो गुड वाई के लिए कर रहा हूँ। तो चाहे आप ऐसे देखो या इसको इस तरफ लेके आ जाओ, तो इतना आप कैपिटल गुड वाई के लिए कर रहे हैं, बाकी गुड एक्स के लिए कर रहे हैं। तो तीसरा चीज कैपिटल
कितना कैपिटल यूज करेंगे गुड एक्स को बनाने के लिए, एंड कैपिटल कितना यूज करेंगे गुड वाई को बनाने के लिए। तो चार चीज आपको समझ में आ गई कि एक पॉइंट आर हमें चार चीज बताया अब तक में कि एक्स को बनाने के लिए कितना लेबर यूज करेंगे, बचा हुआ फिर लेबर वाई। और मैंने आपको बता दिया बचा हुआ लेबर वाई को क्यों होगा, क्योंकि पूरा लेबर एंड कैपिटल फुल्ली इंप्लॉयड है, ध्यान रखना फुल्ली इंप्लॉयड। तो जितना यूनिट ऑफ लेबर हम एक्स के लिए यूज करेंगे बाकी जितना बचेगा वो वाई पे जाएगा, और जितना कैपिटल एक्स के लिए बाकी जितना कैपिटल बचेगा वो वाई पे जाएगा। चार चीज हो गया। कहता इस पॉइंट आर पे कितना एक्स और कितना वाई बना रहे हो। कहता इस ये जो पॉइंट आर है ना, ये जो आइसोकाउंट गुड एक्स का है वो x2 पे है ना, तो ये बेसिकली जो x2, ये डायग्राम देखो मैं नाम दे रहा हूं पहले वाले को IQ1, ये IQ2, ये तीन आइसो काउंट बने। अब तीनों आइसो काउंट पे जो आउटपुट बन रहा होगा, एक पे बन रहा है x1, एक पे x3, एक पे x2, तो एक आइसो काउंट पे जो आउटपुट होता है तो वो सेम होता है। तो कहने का मतलब ये जो R पॉइंट है वो किस पे, ये x1, x2, x3 आइसो काउंट का नाम भी है और उसकी यूनिट भी है। मैंने IQ1 IQ2 ना लिख के x1 x2 लिखा, मतलब x1 x2 रिप्रेजेंट कर रहा है आइसो काउंट के, और वो आइसो काउंट x1 यूनिट ऑफ आउटपुट बना रहा है। तो इस पॉइंट, ये जो पॉइंट आ रहा है ये गुड x के इस वाले आइसो काउंट पे है, मतलब देखा जाए तो ये जो R पॉइंट है वहां पे x2 यूनिट ऑफ गुड x बन रहा है। और अगर ये R पॉइंट अगर y वाले आइसो काउंट पे देखे तो यहाँ पे भी y2 है, तो y2 यूनिट ऑफ गुड y बन रहा है। तो कहने का मतलब एक पूरे एजवर्थ बॉक्स के अंदर में कोई भी एक सिंगल पॉइंट हमें 6 डिफरेंट वेरिएबल के बारे में बताएगा, और वो 6 डिफरेंट वेरिएबल क्या है कि हम कितना लेबर गुड एक्स के लिए यूज कर रहे हैं, कितना लेबर गुड वाई के लिए यूज कर रहे हैं, कितना लेबर गुड कितना कैपिटल एक्स के लिए, कितना कैपिटल गुड वाई के लिए, और उस पॉइंट पे हम कितना एक्स बना रहे हैं कितना वाई बना रहे हैं, कितना एक्स कितना वाई बना रहे हैं वो डिपेंड करता है कि वो जो पॉइंट है वो कौन से आइसोकाउंट के इंटरसेक्शन पे लाई कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई कि एक पॉइंट मतलब कि कोई भी एक सिंगल पॉइंट हमें इन सभी चीजों के बारे में बता रहा है। चलिए, तो ये तो एजवर्थ बॉक्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है वो समझ में आ गया। कहता है लेकिन सर हमारा ये काम तो था नहीं, हमारा काम क्या था, इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोडक्शन। मतलब हमारा तो मेन फोकस ये है कि हमारे गिवन लेबर एंड कैपिटल को हम कितना क्या करें, एक्स के लिए यूज करें और कितना वाई के लिए यूज करें। जिसके लिए आपने क्या बोला कि हमने कंडीशन निकाला है MRTS इज इक्वल टू MRTS x इज इक्वल टू MRTS y, और MRTS x और MRTS y इज नथिंग बट, MRTS x क्या है, स्लोप ऑफ आइसोकाउंट फॉर गुड x, और MRTS y क्या है, तो स्लोप ऑफ आइसोकाउंट फॉर गुड y। और किसी दो कर्व का स्लोप तभी इक्वल होता है जब वो आपस में दोनों कर्व टेंजेंट हो। इतनी बात समझ में आ गई। तो इस एजवर्थ में जो दो कर्व आपने बनाए हैं आइसोकाउंट फॉर गुड x या आइसोकाउंट फॉर गुड y, वो आपस में टेंजेंट तो कहीं नहीं दिख रहे। समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमने ये देखा कि ये एक एजवर्थ बॉक्स है जिसके अंदर में दो अलग अलग आइसोकाउंट जो है दोनों गुड्स के वो टेंजेंट नहीं हो पाएंगे, लेकिन हमें तो MRTS और MRTS y को भी लेके चलना है, ठीक है। तो एक और हम लोग बना रहे हैं क्या, एजवर्थ। तो इस बार जो मैं एजवर्थ बॉक्स बना रहा हूं ध्यान से समझना मैंने क्या लिखा, ये ओरिजिन है एक्स के लिए, तो ये एक्स का लेबर होगा, मैं इस बार अच्छे से समझाऊंगा समझना, और ये एक्स का कैपिटल होगा। और डायरेक्शन ध्यान देखना, ये लेबर है जिसकी डायरेक्शन इधर वो इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे लेबर की यूनिट बढ़ेगी। और ये कैपिटल है जिसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर इंक्रीज कर, जैसे जैसे ऊपर जाओगे कैपिटल बढ़ेगी, ये एक्स के लिए है। ये रहा हमारे पास ओरिजिन वाई, तो ओरिजिन वाई को मैं एक बार रेड से रिप्रेजेंट करता हूं, ये हमारे लिए ओरिजिन वाई है। 0 वाट, जिसके लिए ये लेबर वाला होगा, मतलब यहाँ पे L, इसमें लेबर की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी, जैसे जैसे इधर आओगे लेबर की क्वांटिटी बढ़ेगी। और इसमें जो कैपिटल गुड वाई के लिए होगी वो डायरेक्शन वो नीचे की ओर होगी, जैसे जैसे नीचे आओगे कैपिटल बढ़ेगी। तो डायरेक्शन ध्यान से देख लिया ना, गुड एक्स के लिए लेबर एंड कैपिटल, गुड वाई के लिए लेबर एंड कैपिटल। ओके, चलिए। कहता है कि ये मैंने गुड एक्स के लिए आइसो काउंट बनाया, x1 x2 x3, आइसो काउंट फॉर गुड x, ये आइसो काउंट फॉर गुड y, इस बार जो है ये रहा, मान लेते सपोज y1, ये है y2,
और ये है y3। तो इस बार जो है हमारे पास टेंडेंसी ये रहा पॉइंट, ये रहा पॉइंट एंड ये रहा पॉइंट, तो टेंडेंसी इस बार आई है। तो मतलब इस बार MRTS x इज इक्वल टू MRTS y वाली कंडीशन मुझे मिल गई, लेकिन एक से ज्यादा मिल चुका है। ठीक है, चलो इस जितने भी जितना भी पॉइंट है, अब यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो, जितना भी पॉइंट है वो सारे जो भी पॉइंट है इक्विलिब्रियम पॉइंट जहां पे MRTS x इक्वल है MRTS y के, MRTS y, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट को मिलाकर जो एक डायग्राम बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर्व, कॉन्ट्रैक्ट कर्व ऑफ प्रोडक्शन, कॉन्ट्रैक्ट कर्व ऑफ प्रोडक्शन। देखो कॉन्ट्रैक्ट कर्व ऑफ प्रोडक्शन का जो मीनिंग है वो बहुत वास्ट है। जैसे जैसे प्रोडक्शन फंक्शन चेंज होगा वैसे वैसे मीनिंग चेंज होता रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट कर्व ऑफ प्रोडक्शन का जो अभी आपके ऑथर ने लिखा, जो आपके बुक्स में होगा, मतलब कई सारे बुक्स में, वो इस तरीके से होगा कि लोकस लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट जहां पे MRTS x और MRTS y इक्वल है, उन सारे पॉइंट को मिलाकर जो एक लाइन बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर्व ऑफ प्रोडक्शन। कहने का मतलब ये जो MRTS x इज इक्वल टू MRTS y है, इस कंडीशन को वो सारे जो जो पॉइंट फुलफिल करेगी उन सभी पॉइंट को मिलाकर जो लाइन बनेगा दैट इज कॉन्ट्रैक्ट कर्व प्रोडक्शन। लेकिन ये तो तब होगा ना जब गुड x एंड गुड y के लिए जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो सेम हो। सेम हो कहने का मतलब वो स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स और डाउनवर्ड स्लोपिंग हो। लेट अस सपोज कुछ इस तरीके से कि गुड x के लिए है मान लेते हैं L इंटू में के, एंड गुड वाई के लिए है लेट अस सपोज एल स्क्वायर इंटू में के। तो कुछ भी एल स्क्वायर इंटू में के भी एक स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बनेगा, मतलब ये भी कॉप डॉलर्स का पार्ट है। यहां से भी यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है, MRTS x इज इक्वल टू वेज मतलब इनपुट प्राइस रेशियो। यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा, MRTS y इज इक्वल टू इनपुट प्राइस रेशियो। तो जब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दोनों का इक्विलिब्रियम कंडीशन सेम है, तो हमने W/R को मिलाकर तब जाके एक रिजल्ट निकाला था MRTS x इज इक्वल टू MRTS y। और तब हम बोले कि जिस जिस पॉइंट पे MRTS x इज इक्वल टू MRTS y होगा उस सारे पॉइंट को मिला के जो कर्व बनेगा वो कॉन्ट्रैक्ट कर्व ऑफ प्रोडक्शन बनेगा। लेकिन ये तभी अप्लीकेबल है जब आपका प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो सेम तरीके का हो, मतलब कॉप डगलस हो, सेम तरीके का, मतलब स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग हो। अगर ये सेम तरीका अगर नहीं होता, लेट अस सपोज एक्स के लिए जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो है कॉप डगलस एल इंटू में के, एंड वाई के लिए लेट अस सपोज मिनिमम ऑफ एल कोमा के, तो यहां से इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या आ जाएगा, MRTS x इज इक्वल टू W अपॉन में R, और यहां से इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या आता है, L इज इक्वल टू के। तो बताओ अब इन दोनों में से क्या ये वाला आप निकाल पाओगे किसी तरीके से रेशियो, ये वाला मतलब ये वाला कंडीशन निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट कर्व का डेफिनेशन फेल हो गया। ये अभी के लिए सिंस आपके सिलेबस में बता रखा है, अजम्पशन ले रखा है कि जो हमारे पास आइसो काउंट है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स है, तो कहने का मतलब जो भी गुड्स के प्रोडक्शन फंक्शन है वो सेम है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट कर्व ऑफ प्रोडक्शन का जो डेफिनेशन है वो है कि जिस जिस पॉइंट पे MRTS x इज इक्वल टू MRTS y, मतलब जो जो पॉइंट जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, लोकस ऑफ ऑल द इक्विलिब्रियम पॉइंट, जिनको मिला के जो स्ट्रेट लाइन या जो भी कर्व बने उस कर्व को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर्व ऑफ प्रोडक्शन। चलिए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर्व हमें समझ में आ गया। अब यहां से दो चीजें समझ में आ गई कि जो एजवर्थ बॉक्स है, एजवर्थ बॉक्स है, तो एजवर्थ बॉक्स में हमारे पास ऐसे भी आइसोकाउंट के कॉम्बिनेशन मिलेंगे जो आपस में टेंजेंट हो, और ऐसे भी आइसोकाउंट के कॉम्बिनेशन मिलेंगे जो कुछ ऐसा हो, जैसे सपोज ये x के लिए x4 है और ये y वाला है, y के लिए सपोज ये y0 है, मतलब जो मैंने शुरुआत में बनाया था ये वाला। इसमें हमारे पास ऐसे गुड x एंड गुड y का आइसोकाउंट था जो आपस में टेंजेंट नहीं थे। इसमें हमारे पास ऐसे गुड x एंड गुड y का आइसोकाउंट बनाया जो आपस में टेंजेंट है। तो एक एजवर्थ बॉक्स के अंदर में इनफिनाइट नंबर ऑफ आइसोकाउंट होंगे जो आपस में टेंजेंट नहीं होंगे, और इनफिनाइट नंबर ऑफ आइसोकाउंट होंगे जो आपस में टेंजेंट होंगे। लेकिन हमें तो कोई एक ही पॉइंट चाहिए ना। हम सबसे पहला मेरे पास कंडीशन आया कि हमें वो कंडीशन निकालना है जहां पे MRTS x और MRTS y जो वो इक्वल हो। तो जब हम अपनी डायग्राम को बनाए तो मुझे दिख रहा है क्या, ये तो R पॉइंट पे भी है, ये तो S पॉइंट पे भी है, ये तो T पॉइंट पे भी है, लेकिन R S T पे तो अलग अलग लेबर एंड कैपिटल का कॉम्बिनेशन निकलेगा ना। तो हमें क्या चाहिए, तो अभी भी जो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि गिवन लेबर
एंड कैपिटल को हम किस तरीके से गुड एक्स एंड गुड वाई में एलोकेट कर सके, वो अभी भी हमारे पास नहीं आया है। लेकिन यहां तक में हम लोगों ने कुछ कुछ चीजें सीखी कि एजवर्थ बॉक्स क्या होता है, दो गुड्स के आइसो अकाउंट को किस तरीके से हम एक डायग्राम पे शो कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कार्बो प्रोडक्शन क्या होता है, बेसिक बेसिक चीजें। मतलब बिल्कुल नया टॉपिक है जनरल इक्विलिब्रियम आपके लिए, तो आपको हर एक चीज पे अच्छे से फोकस करना है। इन सब चीजों को समझ में आ गया। अब यहाँ पे बच्चों को एक और डाउट आता है कि सर कॉन्ट्रैक्ट कर्व ऑफ प्रोडक्शन, क्या ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्या ये कर्व बनेगा? तो कॉन्ट्रैक्ट कर्व ऑफ प्रोडक्शन कुछ भी बन सकता है, ये स्ट्रेट लाइन भी बनेगा, ये कर्व कॉनकेव कॉन्वेक्स भी बन सकता है, कॉनकेव कॉन्वेक्स मतलब दोनों एक साथ भी बन सकता है। ये डिपेंड करता है प्रोडक्शन फंक्शन पे कि आपका प्रोडक्शन फंक्शन कैसा है। कहने का मतलब ये है, फॉर एन एग्जांपल, कि अगर आपका दोनों प्रोडक्शन फंक्शन मतलब गुड एक्स का प्रोडक्शन फंक्शन फंक्शन भी एल इंटू के है एंड गुड वाई का प्रोडक्शन फंक्शन भी एल इंटू के है, कहने का मतलब अगर दोनों गुड्स के लिए जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो आइडेंटिकल है, तो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट कर्व होगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। मतलब तब जो आपका कॉन्ट्रैक्ट कर्व बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन। लेट अस सपोज ये ओरिजिन है एक्स के लिए, ये ओरिजिन है वाई के लिए, एक्स का लेबर कैपिटल, ये लेबर, ये रहा कैपिटल। तो हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट कर्व बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा इस तरीके से। ये हमारे पास x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, एंड दिस इज y1, y2 एंड ये टेंजेंट बना है, ठीक है, y3। ये सारे पॉइंट को मिला के, तो कहने का मतलब कहता है कि अगर दोनों गुड्स के प्रोडक्शन फंक्शन अगर आइडेंटिकल है तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट कर्व होगा वो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन अगर दोनों प्रोडक्शन फंक्शन अलग अलग हो, जैसे लेटर सपोज हमारे पास जो गुड एक्स के लिए प्रोडक्शन फंक्शन है वो एल स्क्वायर इंटू में के है, और गुड वाई के लिए जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो लेटर सपोज एल इंटू में के स्क्वायर है, तो दोनों अलग अलग है। तो इस टाइम पे आपके पास क्या बनेगा, तो इस टाइम पे बेसिकली अगर आप सभी को पता हो तो सिंस मैं दोनों के लिए अलग अलग बनाता हूं प्रोडक्शन फंक्शन, लेटर सपोज ये रहा लेबर, ये रहा कैपिटल, तो एल स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो हमारे पास आइसोकोन डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स तो होगा लेकिन थोड़ा लेबर की ओर स्टीपर बनेगा, मतलब कुछ इस तरीके से आइसोकोन ऐसा बनेगा, ये ऐसे लेबर की पर स्टीपर बनेगा क्योंकि एल स्क्वायर है। सिमिलरली जब मैं इसके लिए बनाऊं, ये एक्स के लिए था, गुड एक्स के लिए, सिमिलरली मैं गुड वाई के लिए बनाऊं लेबर एंड कैपिटल, तो यहाँ कैपिटल पे के स्क्वायर है, तो यहाँ पे कैपिटल पे थोड़ा रिलेटिवली स्टीपर होगा और लेबर पे फ्लैटर होगा, तो मतलब आइसोकोन कुछ ऐसा बनेगा। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं इन सबको मिला के देखूं, एजवर्थ बॉक्स में लेके जाऊं, ये रैंडम डायग्राम में बना रहा हूं बेसिकली, ये ओरिजिन फॉर एक्स, ओरिजिन फॉर गुड वाई, ये लेबर, ये कैपिटल, यहाँ पे लेबर, यहाँ पे कैपिटल। तो कहता है कि जब यहाँ पे क्यू एक्स मतलब गुड एक्स के लिए जब मैं आइसोकाउंट बनाऊंगा तो गुड एक्स का आइसोकाउंट लेबर के प्रोस्पेक्टिव में रिलेटिवली स्टीपर होगा, तो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ये x1, x2, x3, x4 ऐसा। और जब मैं y के लिए गुड y के लिए आइसोकाउंट बनाऊंगा तो ये बेसिकली कैपिटल के लिए स्टीपर होगा, लेबर के लिए फ्लैटर, तो लेबर के लिए फ्लैटर, कैपिटल के लिए स्टीपर, लेबर के लिए फ्लैटर, इस तरीके से आप अच्छे से बनाना, ऐसा कुछ। कुछ ऐसा, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, तो इस टाइम पे जो आपका डायग्राम कॉन्ट्रैक्ट कर्व है वो कर्वेचर बनेगा। तो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट कर्व जो है ऑफ प्रोडक्शन, वो उसकी जो शेप है वो अलग अलग हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्शन फंक्शन कैसा है। अगर प्रोडक्शन फंक्शन दोनों ही गुड्स के आइडेंटिकल है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, और अगर दोनों फंक्शन के अलग अलग है तो कर्वेचर, कुछ भी कोई भी कर्व बन सकता है, कॉनकेव कॉन्वेक्स किसी भी तरीके का कर्व बन सकता है। इतनी बात समझ में आ गई, चलिए। लेकिन यहां तक में अभी तक हमें ये पता नहीं चला कि एक्चुअली में हमें जो मेन मोटिव हमारा था कि लेबर एंड कैपिटल को किस तरीके से एलोकेट कर सके, वो तो अभी तक आइडिया मिला ही नहीं है। तो वो आगे हम लोग और स्टेप आगे बढ़ते हैं। बेसिक बेसिकली पता है क्या है, ये टॉपिक मतलब आप लोगों के लिए नया है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग जितना अच्छे से बेसिक, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा लेकिन आगे जो भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे या इसके बाद जो इसके इसके अकॉर्डिंग जो टॉपिक होगा, उसके लिए आपको ये सारी बेसिक चीजें अच्छे से आना चाहिए। ओके, तो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। एक टर्म होता है हमारे पास इनपुट एफिशिएंसी, इनपुट एफिशिएंसी, ठीक है, ये पी है। अब इनपुट एफिशिएंसी क्या है, चलो। कहता है
हमारे पास ध्यान से देखना, इसको मैं यहां से रिमूव करूं। ओके, ये हमारे लिए ओरिजिन फॉर गुड एक्स है, ये रहा लेबर, ये रहा कैपिटल। रेड कलर से मैं एक्सिस तैयार कर रहा हूं गुड वाई के लिए। ओरिजिन फॉर गुड वाई, इसका लेबर, ये रहा इसका कैपिटल। अंडरस्टूड। चलिए, कहता है लेट अस सपोज आइसोकाउंट गुड एक्स का, लेट अस सपोज ये एक आइसोकाउंट है गुड एक्स का, जो मान लेते हैं x5 है, और एक आइसोकाउंट है गुड वाई का लेट अस सपोज y3 है, कुछ ऐसा। कहता है इक्विलिब्रियम इस आर पॉइंट पे, क्या इस आर पॉइंट पे हम लोग एफिशिएंसी, प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम है क्या, यहाँ पे प्रोडक्शन एफिशिएंसी हो रही है। कहता है एफिशिएंसी के लिए जो कंडीशन था, इक्विलिब्रियम इन प्रोडक्शन के लिए जो कंडीशन था वो था MRTS x मस्ट बी इक्वल टू MRTS y। क्या इस आर पॉइंट पे MRTS x और MRTS y क्या इक्वल है? कहता है नहीं है। तो अगर इक्वल नहीं है तो एफिशिएंसी नहीं होगा। कहता समझाओ थोड़ा लॉजिकली इसकी प्रूफ दो कि क्यों नहीं, आर पॉइंट पे MRTS x और MRTS y इक्वल क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों आपस में टेंजेंट नहीं है, और अगर आपस में टेंजेंट नहीं है तो आप बोल रहे हो एफिशिएंसी नहीं हो पा रहा, तो क्यों नहीं हो पा रहा, प्रूफ दो। तो कहते क्यों नहीं हो पा रहा, ध्यान से देखो। एट पॉइंट आर सॉरी, एट पॉइंट आर हम लोग कितना x5 बना रहे हैं, मतलब गुड x की जो यूनिट है वो x5 बना रहे हैं, एंड गुड y का जो यूनिट है वो कितना बना रहे हैं, y3। मतलब एट पॉइंट r पे गुड x हम लोग x5 बना रहे हैं, x5 मान लो कोई एक यूनिट होगा, लेट अस सपोज 100, एंड y3 लेट अस सपोज 80। तो एट पॉइंट r हम लोग x5 एंड y3 बना रहे हैं, ऐसा बना रहे हैं। कहता ठीक है। कहता है ये जो देखो मैं जो सेट कर रहा हूं, इसको हम लोग बोलते हैं लेंस शेप्ड या लेंस रीजन, आप बोल सकते हो लेंस शेप्ड या लेंस रीजन बोल सकते हो। ऑथर कहते हैं कि अगर आपके इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद किसी भी तरीके का लेंस शेप्ड या लेंस रीजन बन रहा है तो आप एफिशिएंसी नहीं अचीव कर पा रहे हो। क्यों नहीं अचीव कर पा रहे हो, तो ध्यान से देखो। कहता अगर मैं एक हायर आइसोकाउंट पे लाई करूं, जैसे लेटर सपोज एक ये वाला आइसोकाउंट जहां पे ये x6 हायर आइसोकाउंट और ये पॉइंट है r डैश। तो कहता है आर और आर डैश पॉइंट में क्या डिफरेंस है। तो जैसे ही आप आर से आर डैश पॉइंट पे गए तो आर पॉइंट पे आप गुड एक्स x5 बना रहे थे, लेकिन आर डैश पे आप गुड एक्स 6x6 बना रहे हो, क्योंकि अब आइसोकाउंट गुड एक्स के लिए हायर पे आ जा रहे हो तो ज्यादा गुड बना रहे हो। तो आर से जैसे ही आर डैश पे गए तो आप x5 से x6 पे गए, लेकिन गुड वाई कितना कर रहे हो, तो आज भी गुड वाई आप y3 पे लाई कर रहे हो, तो आज भी आपके पास गुड वाई जो है y3 ही बन रहा है। तो कहने का मतलब जब हम लोग R से R डैश पे गए तो गुड X तो हमने क्या किया, बढ़ा दिया, गुड X की ज्यादा आउटपुट बन चुकी है, और गुड Y आज भी Y3 ही बन रहा है, गुड Y में कोई कमी नहीं आया है। तो कहने का मतलब हम पहले कम बना रहे थे तो हमारी इफिशियंसी नहीं थी, हम और भी ज्यादा बना सकते हैं। कहता ठीक है। कहता और आगे जा सकते हो, हाँ। कहता लेटर सपोज ये मान लेते ये कलर, कहता ये लेटर सपोज यहां पे हम लोग हैं कुछ ऐसा, ये लेटर सपोज x7 है, ये पॉइंट है r डबल डैश। कहता है r डैश से r डबल डैश पे जब गए तो यहाँ पे क्या चेंजेस आया। कहता है इस चेंजेस पे ना यहाँ से हम लोग x6 से x7 पे गए, लेकिन क्या आज y3 बन रहा है। कहता हाँ y3 बन रहा है, क्योंकि ये आज भी y3 वाले आइसोकाउंट पे इंटरसेक्ट बेसिकली क्या कहते हैं टेंडेंसी है, तो y3 बन रहा है। कहता है आज भी क्या हुआ कि हमारा आउटपुट x बढ़ गया है और y3 कम भी नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब हम अभी भी एफिशिएंसी और बढ़ा सकते हैं। तो मतलब r डैश पे भी एफिशिएंसी नहीं थी, ना ही r पे था ना ही r डैश पे था, क्योंकि अभी हम आउटपुट बढ़ा पा रहे एक का दूसरे को बिना कम किए हुए। कहता क्या आप इस r डबल डैश से आगे बढ़ सकते हो। कहता आगे तो बढ़ सकते हैं, लेटर सपोज ये रहा x8, लेकिन क्या आज y3 बनेगा, नहीं। यहाँ पे कोई y मान लो y2 जा रहा होगा। कहता है जैसे ही आप आगे जाओगे तो x तो बढ़ेगा, अब x तो बढ़ेगा, लेकिन आपको बदले में y कम करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब r डबल डैश इज योर बेस्ट पॉइंट, और यहां पे जब टेंडेंसी बनता है तो यहां पे किसी भी तरीके का लेंस शेप्ड या लेंस रीजन भी नहीं आता। तो ऑथर कहता है कि अगर लेंस शेप्ड या लेंस रीजन बन रहा है तो एफिशिएंसी नहीं है, अदरवाइज एफिशिएंसी है। तो हम लोगों ने डायग्राम में भी देखा ना, जैसे आर से आर डैश पे गए
तो बिना y के कम किए हम x की आउटपुट को बढ़ा रहे हैं। जैसे कि r डैश से r डबल डैश पे गए तो बिना y को कम किए हम लोग x के आउटपुट को बढ़ा रहे हैं, लेकिन r डैश से आगे अगर हम जाना चाहते हैं, अब अगर मैं x की आउटपुट को बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे y को कम करना पड़ेगा। तो जो मेरा r डबल डैश है वही मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और वो पॉइंट मुझे कब आया, जब मेरा y3 और x7 दोनों आइसोकोन्ट आपस में टेंजेंट है। तो दैट्स व्हाई टेंजेंसी इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। दैट्स व्हाई MRTS x must be equal to MRTS y for equilibrium। इतनी बात समझ में आ गई। तो दिस इज द इनपुट एफिशिएंसी। ये एक छोटा सा टॉपिक मतलब बहुत बुक में आपको मिलेगा। तो इनपुट एफिशिएंसी में हम लोगों ने ये देखा, लेकिन अभी भी हमने जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो हमें नहीं मिला है। तो आगे चलते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था मैं आपको याद दिलाऊं। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, मतलब जब हम पेरेटो एफिशिएंट पढ़ रहे थे, पेरेटो एफिशिएंसी निकाल रहे थे, तो पेरेटो एफिशिएंसी के लिए हमें तीन कंडीशन को होल्ड करवाना है। इक्विलिब्रियम इन प्रोडक्शन, इक्विलिब्रियम इन कंजम्पशन एंड साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम इन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, जिसमें हम पहला पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम इन प्रोडक्शन। इक्विलिब्रियम इन प्रोडक्शन, इसमें हमें करना क्या था कि जो भी हमारे पास गिवन लेबर एंड कैपिटल है, गिवन लेबर एंड कैपिटल, इसको हम किस तरीके से x के लिए कितना एलोकेट करें एंड y के लिए कितना एलोकेट करें, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन एफिशिएंट हो, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्शन y को बनाकर मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके, मतलब प्रॉफिट मेरा मैक्सिमाइज हो। समझ लो दैट देयर इज एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। ओके, तो आज भी हम लोग ये नहीं पता कर सके कितना लेबर कितना कैपिटल एक्स एंड वाई को देना है बेसिकली। चलिए तो देखते हैं कैसे। तो फिर से मैं एजवर्थ बना रहा हूं। तो इस बार जो मैं एजवर्थ बना रहा हूं ध्यान से देखना, ये हमारे लिए ओरिजिन फॉर एक्स, ये लेबर, ये कैपिटल, और वाई के लिए मैं ओरिजिन बना रहा हूं रेड कलर से। वाई के लिए बेसिकली एक्सिस। ओके, समझ जाते हो आई होप आप सब। ये y के लिए जो मैं एक्सेस बनाया मतलब रेड कलर से, इसके लिए ये रहा कैपिटल, ये रहा लेबर। ओके, कहता है ये गुड x का है। लेट सपोज ये रहा x2, ये रहा x3, ये रहा x4, ठीक है, ये रहा x5, कुछ इस तरीके x5 ऐसे लिखते हैं। y के लिए भी बना के चले। लेट सपोज ये रहा y1 या y2 लिखो इसको, y2, ये रहा y2, ये रहा y3, ये रहा y4, ये रहा y5। तो ये टेंजेंसी, ये रहा पॉइंट टेंजेंसी, ये रहा पॉइंट टेंजेंसी, इन सभी टेंजेंसी पॉइंट को मिला के हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट कब आता है। तो एक R पॉइंट है, एक S पॉइंट है और एक T पॉइंट है। कहता है कि हम अपने लेबर एंड कैपिटल को गुड एक्स एंड गुड वाई के लिए कितना एलोकेट करें, वो बताएगा MRTS x इज इक्वल टू MRTS y। तो जैसे हम इस डायग्राम को देख रहे हैं, तो इस डायग्राम पे MRTS x और MRTS y की जो कंडीशन है वो 3 पॉइंट पे मिल रही है। एक तो पॉइंट R पे, एक तो पॉइंट S पे और एक तो पॉइंट T पे। तो 3 पॉइंट पे हमें मिल रही है। अब इनमें से सॉरी अब इनमें से इक्विलिब्रियम कहां पे है, कौन से पॉइंट को हमें कंसीडर करना है, ये भी तो सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए ध्यान से देखो क्या करेंगे हम लोग। अच्छा, इससे एक चीज तो मुझे पता चल गया कि ये जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट कर्व प्रोडक्शन है, इस पे कॉन्ट्रैक्ट कर्व प्रोडक्शन वो पॉइंट है जहां पे MRTS x इज इक्वल टू MRTS y है। इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट कर्व प्रोडक्शन पे अगर मैं x के लिए लेबर की यूनिट वो बढ़ाता हूं तो मुझे y को कम करना पड़ेगा। ध्यान सुनना, इनपुट एफिशिएंसी में हमने अभी क्या पढ़ा, हमने क्या पढ़ा कि अगर मैं अब R डबल डैश से आगे जाता हूं, इस R डबल डैश से आगे जाता हूं, R डबल डैश वो पॉइंट है जहां पे MRTS x और MRTS y बराबर है, और मैं R डबल डैश से आगे जाता हूं तो एक आउटपुट बढ़ेगा और दूसरा कम होगा, x बढ़ेगा y कम होगा। तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट कर्व पे मुझे यह पता चल गया कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट कर्व से आगे जाऊंगा तो मेरा x बढ़ेगा y कम होगा, और पीछे आऊंगा तो y बढ़ेगा x कम होगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, और इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट कर्व पे जो मेरा लेबर एंड कैपिटल है वो फुल्ली क्या है, इंप्लॉयड है। इतनी बात समझ में आ गई। मतलब फुल्ली इंप्लॉयड, वो तो हमारे पास अजम्पशन भी लगी हुई है। ठीक है, कहता
बचपन में मतलब कहने का मतलब क्लास 11th में जब आप पहली बार माइक्रो इकोनॉमिक्स नाम सुने होंगे तो वहां पे आपने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम है पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और जिसको आप पीपीएफ भी बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर। ठीक है, तो एक नाम आपने सुना है पीपीसी, जिसको आप पीपीएफ भी बोलते हैं। कहता है ये क्या था? कहता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हम दो गुड्स के लिए बनाते थे, लेट अस सपोज गुड एक्स एंड गुड वाई, और हमारे पास ये कॉनकेव नेचर का बनता था, मतलब इंक्रीजिंग एमआरटीएस। ठीक है, तो इसका ये पॉइंट क्या बताता था, ये पॉइंट हमें क्या बताता था, जो पॉइंट को मैंने लेट अस सपोज इस पॉइंट का नाम मैंने ए दिया, ए पॉइंट क्या बताता था कि अब हम अपने जो गिवन रिसोर्सेस है, हमारे पास जो गिवन रिसोर्सेस है, अगर उस पूरे गिवन रिसोर्सेस को गुड एक्स के लिए यूज करें तो हम लोग ए यूनिट ऑफ गुड एक्स बना सकते हैं। सिमिलरली ये जो पॉइंट था, पॉइंट बी, ये क्या बताएगा कि अपने गिवन रिसोर्सेस को हम पूरा अगर गुड वाई के लिए यूज करते हैं तो हम बी यूनिट ऑफ गुड वाई ले सकते हैं। बताओ, और एक पीपीसी पे हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई को प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द गिवन रिसोर्सेस। इतनी बात समझ में आ गई? इस पूरे एजवर्थ बॉक्स पे एक आइसोकाउंट जरूर, एक आइसोकाउंट कुछ यहां पे भी होगा, लेट अस सपोज दिस x6 और यहां से y1। बताओ इस x6 वाले आइसोकाउंट पे हम पूरा का पूरा लेबर गुड x के लिए एंड पूरा का पूरा कैपिटल गुड y के लिए, सॉरी देखो ध्यान से, इस वाले पॉइंट पे, जहां पे ये वाला जिस पॉइंट का नाम लेटर सपोज ये जो ओ वाई वाला, ओरिजिन ऑफ वाई एक्सिस की जो बात, ओरिजिन ऑफ गुड वाई की जो बात मैं कर रहा हूं, तो इस पे हम पूरा का पूरा लेबर गुड एक्स के लिए और पूरा का पूरा कैपिटल गुड एक्स के लिए यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो आउटपुट वाई का होगा वो 0 होगा और पूरा का पूरा आउटपुट गुड एक्स का बन रहा होगा। तो गुड एक्स का आउटपुट कितना बन रहा होगा? क्या मैं इस ए पॉइंट को ओ वाई से रिप्रेजेंट कर दूं, और यू कैन से क्या मैं इस ए पॉइंट को यहां पे कितना आउटपुट बन रहा है, एक्स सिक्स बन रहा है ना, तो x6 बना दूं, लिख दूं। तो ये पॉइंट मुझे एजवर्थ बॉक्स के ओ वाई वाले पॉइंट को बता रहा है। सिमिलरली पीपीसी का ये जो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट क्या बताता है कि अगर आप पूरे का पूरा रिसोर्सेस गुड वाई के लिए यूज करते हो तो गुड वाई बी बनाओगे, गुड एक्स 0। तो इस पूरे एजवर्थ बॉक्स में एक पॉइंट ये भी होगा और यहां से भी एक आइसोकाउंट जा रहा होगा, लेट अस सपोज ये रहा x0 या यू कैन से x1 और ये रहा y6। तो जहां पे x जो है वो 0 बन रहा होगा और y जो है 6 बन रहा है, x मतलब पूरा का पूरा हम लेबर y के लिए और पूरा का पूरा कैपिटल भी हम लोग y के लिए यूज कर रहे हैं, x के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये b को क्या मैं OX या फिर y6 लिख दूं। तो कहने का मतलब जब दो डायग्राम को आप देखोगे तो ये दो डायग्राम में क्या बता रहा है कि ए पॉइंट हमें एजवर्थ बॉक्स का ओ वाई बता रहा है एंड बी पॉइंट हमें एजवर्थ बॉक्स का ओ एक्स बता रहा है, और दोनों का मीनिंग सेम ही है। सिमिलरली अगर मैं इस पूरे डायग्राम पे इस आर का मतलब क्या है, देखो इस आर का मतलब क्या, इस आर का मतलब, आर पॉइंट का बेसिकली मतलब क्या होगा, मैं कलर चेंज करता हूं, रेड मार्कर। ठीक है, आर का मतलब क्या होगा कि मैं इतना लेबर यूज कर रहा हूं एक्स के लिए, बाकी का लेबर यूज कर रहा हूं वाई के लिए, और इतना कैपिटल यूज कर रहा हूं एक्स के लिए, बाकी का यूज कर रहा हूं किसके लिए, तो y के लिए। तो इस r पॉइंट में मैं x2 यूनिट ऑफ गुड x बना रहा हूं और y5 यूनिट ऑफ गुड y बना रहा हूं, x2 यूनिट ऑफ गुड x और y5 यूनिट ऑफ गुड y बना रहा हूं। तो इस r पॉइंट को क्या मैं इस पीपीसी पे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ये एक पॉइंट r होगा जहां पे मैं x2 बना रहा हूँ गुड x और y5 बना रहा हूँ गुड y। तो ये r पॉइंट क्या पॉइंट बता रहा है कि मैं दिए गए गिवन रिसोर्सेज से x2 यूनिट ऑफ गुड x और y5 यूनिट ऑफ गुड y5 बना रहा हूँ, मतलब गुड y बना रहा हूँ। कहने का मतलब ज्यादा यूज कर रहा हूँ लेबर कैपिटल y के लिए और कम कर रहा हूँ x के लिए। इतनी बात, मतलब कहने का इस r पॉइंट को मैं यहाँ पे भी तो पीपीसी पे भी तो रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ना, और मतलब सेम ही निकल रहा है। ये भी आर पॉइंट क्या बता रहा है कि आप x2 यूनिट ऑफ गुड x एंड y5 यूनिट ऑफ गुड y बना रहे हो, जिसके लिए lx यूज कर रहे हो गुड x के लिए, kx यूज कर रहे हो गुड x के लिए, ly कर रहे हो गुड y और ky कर रहे हो गुड y के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब जो पीपीसी है वो बेसिकली आया कहां से, तो पीपीसी बेसिकली एजवर्थ बॉक्स मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर्व ऑफ प्रोडक्शन का ही ट्रांसफर करके आया हुआ है फ्रॉम
इनपुट बेसिस टू आउटपुट बेसिस। यहां पे कॉन्ट्रैक्ट कर्व ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग लेबर एंड कैपिटल रखते हैं अपने एक्सेस के ऊपर, तो लेबर एंड कैपिटल इज नथिंग बट अ इनपुट। और यहां पे पीपीसी में हम लोग क्वांटिटी सीधा आउटपुट रखते हैं, क्यू एक्स एंड क्यू वाई, दिस इज नथिंग बट आउटपुट। तो जो पीपीसी पीपीएफ था, दिस इज नथिंग बट अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर्व फ्रॉम इनपुट बेसिस, यू कैन से इनपुट स्पेस टू आउटपुट स्पेस। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। कहता लेकिन अभी भी जो ऑब्जेक्टिव था वो हमें नहीं मिला है, लेकिन ये पता चल गया कि पीपीसी और एजवर्थ बॉक्स सेम चीज को एक्सप्लेन कर देता है, लेकिन एक इनपुट बेसिस पे और एक आउटपुट बेसिस पे। ठीक है। कहता है कि हमने एक अजम्पशन क्या पढ़ा था, अजम्पशन पढ़ा था कि जो मार्केट है, जितने भी मार्केट है, ऑल मार्केट्स इन परफेक्ट कंपटीशन या परफेक्ट कंपटीशन इन ऑल मार्केट। लेबर मार्केट भी परफेक्ट कंपटीशन में है, कैपिटल मार्केट भी गुड एक्स का मार्केट भी, गुड वाई का मार्केट भी। तो कहते हैं कि देयर इज परफेक्ट कंपटीशन इन गुड एक्स, देयर इज परफेक्ट कंपटीशन इन गुड एक्स मार्केट। तो अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है, प्राइस इक्वल टू में मार्जिनल कॉस्ट, तो प्राइस ऑफ गुड एक्स इज इक्वल टू marginal cost of good x। similarly there is perfect competition in good y, तो good y में क्या होगा, प्राइस ऑफ गुड y इज इक्वल टू mc ऑफ गुड y। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं तो यहां से px अपॉन में py इज इक्वल टू mcx अपॉन में mcy, बोलो लिख सकते हैं। तो हमारे पास एक ये रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट में जो px सॉरी px अपॉन में जो py है ये क्या है। अब बच्चा कहता है सर ये बजट लाइन है। देखो सबको रट्टा मारा हुआ है, प्राइस रेशियो इज नथिंग बट अ स्लोप ऑफ बजट लाइन, लेकिन ये स्लोप ऑफ बजट लाइन क्योंकि अभी हमने कंज्यूमर थ्योरी के बारे में थोड़ा सा भी एक्सप्लेन नहीं किया, अभी तो हम लोग प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम इन प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो px अपॉन में py इज नथिंग बट अ कांस्टेंट नंबर, क्योंकि जो गुड प्राइस x मतलब जो गुड x का प्राइस है ये भी गिवन है, ये भी हमारे लिए कांस्टेंट है, और गुड y का जो प्राइस है ये भी गिवन है, ये भी हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट है। तो इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो एक कांस्टेंट 4 5 6 7 कुछ भी आ सकता है, आई डोंट नो, लेकिन px अपन में py इज नथिंग बट अ कांस्टेंट नंबर। ठीक है। और बेसिकली एक रैंडम लाइन का ये स्लोप है px अपॉन में py, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट टर्म में देखना चाहते हैं। हम बजट कंस्टेंट की बात नहीं कर रहे क्योंकि कंज्यूमर थ्योरम की बात नहीं कर रहे, हमें इतना पता है कि गुड एक्स एंड गुड बाय का प्राइस गिवन है क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन चल रहा है, प्राइस कांस्टेंट है, तो दो कांस्टेंट टर्म का डिवीजन एक कांस्टेंट टर्म देगा, और दिस इज नथिंग बट अ रैंडम लाइन का एक स्लोप है। अंडरस्टूड। चलिए तो px अपॉन में py समझ में आ गया। कहता है ये mcx अपॉन में mcy क्या है, तो mcx अपॉन में mcy इज नथिंग बट अ स्लोप ऑफ पीपीसी, स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आपने पढ़ा होगा ना स्लोप एमआरटी, एमआरटी क्या था, mcx अपॉन में mcy ही था, याद है ना क्लास 11, तो ये आपने पहले से पढ़ा है। तो mcx अपॉन में mcy इज नथिंग बट अ स्लोप ऑफ पीपीसी। अंडरस्टूड। तो अब यहां पे हम लोग आते हैं कहता है कि अगर परफेक्ट कंपटीशन चल रहा है तो जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा गुड एक्स एंड गुड वाई को बनाने के लिए, गुड एक्स एंड गुड वाई के लिए, वो होगा प्राइस इक्वल टू में मार्जिनल कॉस्ट, मतलब प्राइस ऑफ गुड एक्स इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ गुड एक्स, ये गुड एक्स के लिए, एंड गुड वाई के लिए प्राइस ऑफ गुड वाई इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ गुड वाई। और इनसे हमने एक रिजल्ट निकाला पी एक्स अपॉन में पी वाई इक्वल टू एम सी एक्स अपॉन में एम सी वाई, वेयर पी एक्स अपॉन में पी वाई इज नथिंग बट अ स्लोप ऑफ एनी रैंडम लाइन, और एम सी एक्स अपॉन में एम सी वाई इज नथिंग बट अ स्लोप ऑफ पीपीसी। अंडरस्टूड। तो कहता है ये पी एक्स पी वाई जो है ना, ये स्लोप है किसी भी रैंडम लाइन का, वो लाइन ये है। अब ये लाइन एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, इन सबका स्लोप यही है ना, पी एक्स सबका स्लोप तो सेम होगा। ऐसे ऐसा आएगा, कोई एक ऐसा लाइन होगा जो इस पीपीसी पे क्या होगा, टेंजेंट होगा, तो जो इस पीपीसी पे टेंजेंट होगा वो हमारे लिए क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा। और इस इक्विलिब्रियम कंडीशन से जो मेरा एक्स और वाई आ रहा है, लेट अस सपोज ये आ रहा है, मान लेते हैं एक्स ई एंड वाई ई, जो भी एक्स एंड वाई आ रहा है, इसी एक्स ई और वाई, लेट अस सपोज एक्स ई वाई को ना लिख के ना, मैं ऐसा लिखता हूं इसको, समझाने के लिए पहले मैं लिखता हूं x3 एंड y4, ऐसा x3 एंड y4, मतलब ये x3 एंड y4 वो आउटपुट है जहां पे इक्विलिब्रियम चल रही है, जहां पे इक्विलिब्रियम हमारे पास मीट हुआ है। तो जब मैं इस एजवर्थ बॉक्स पे जाऊंगा तो मैं देखूंगा कि x3 एंड y4 मैं कौन से पॉइंट पे बना सकता हूं, तो वो पॉइंट मुझे दिख रहा है ये एस वाला। तो कहने का मतलब ये एस वाला पॉइंट पे मेरी इक्विलिब्रियम होगा, और इस पॉइंट से हम लोग निकालेंगे एल, मतलब इतना एल एक्स हम लेबर के लिए लेबर यूज करेंगे गुड एक्स के लिए, बाकी गुड वाई के लिए,
और इतना हम लोग करेंगे कैपिटल एक्स के लिए, बाकी वाई के लिए। तो कहने का मतलब ये है डायग्राम में कि ये जो पी एक्स अपॉन में पी वाई से जो स्लोप, जो जिस भी लाइन की ये स्लोप होगी, वो लाइन कभी न कभी एक ऐसा लाइन जरूर होगा जो इस पे टेंजेंट होगा, और जहां पे ये टेंजेंट होगा वो हमारे लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। और जहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशन हो रही है, क्योंकि देखो कंडीशन तो यही आया ना, ये क्या है, स्लोप ऑफ रेंडम लाइन एंड स्लोप ऑफ पीपीसी, तो ये आपस में इक्वल है, तो वहीं पे गुड एक्स का मार्केट एंड गुड वाई का मार्केट क्या है इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो दैट्स वाई ये ई पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और इस ई पॉइंट पे जो आउटपुट बन रहा है, उस आउटपुट हम इस पे कहां पे बना सकते हैं, एजवर्थ बॉक्स पे, वो पॉइंट हमारे लिए क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा। अब लेट अस सपोज ये लेटर ये होता वाई ई, x3 के जगह मैं लिखता ये xe होता, और ये होता ये। तो इस पूरे एजवर्थ में कोई एक ऐसा जरूर डायग्राम होता हमारे लिए, मैं दूसरे कलर से बनाता हूं उसको। लेटर सपोज इससे, लेटर सपोज ये हमारे लिए होगा xe, और ये हमारे लिए होगा ye, और ये वो पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आ जाएगी। समझ में आया? तो हमारे पास अब समझ में आ गया कि लेबर एंड कैपिटल का कितना यूज हम लोग गुड एक्स एंड गुड वाई, मतलब लेबर का कितना एक्स के लिए और कितना वाई के लिए लेंगे, कितना कैपिटल का एक्स के लिए एंड वाई के लिए लेंगे, फाइनली समझ में आ गया। तो हमने क्या किया, हमने पहले एजवर्थ बॉक्स बनाया, उसमें हमने कई सारे पॉइंट देखे, फिर पीपीसी के हेल्प से एक कंडीशन हमने निकाला, पी एक्स अपॉन में पी वाई इक्वल टू एम सी एक्स अपॉन में एम सी वाई, और वहां से हमने एक इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड आउट की। तो ये बस अभी तक हम लोगों ने इक्विलिब्रियम इन प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है। तो जो मेन मोटिव आज की क्लास में मेरा आपको समझाने का था, वो था कि एजवर्थ बॉक्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर्व प्रोडक्शन क्या होता है, आइसोकॉन्ट कैसे बना सकते हैं दोनों गुड्स के एक डायग्राम में, गुड एक्स का आइसोकॉन्ट एंड गुड वाई का आइसोकॉन्ट कैसे बना है, वो समझाने का मतलब मुझे मतलब बेसिकली बेसिक आइडिया था। और अगर आपको समझ में आ गया तो बस ओवर है। ये बेसिकली पेपर में तो आएगा नहीं, यहाँ से हमें बेसिकली बेसिक चीजें हमें पता चली है। अब इससे न्यूमेरिकल्स जो बनेंगे, न्यूमेरिकल्स पेपर में आएंगे, न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको करवाऊंगा। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। आई होप मैं सक्सेसफुल रहा हूँ आपको इस टॉपिक समझाने में, जनरल इक्विलिब्रियम का, इक्विलिब्रियम इन प्रोडक्शन वाला टॉपिक। ठीक है, आई होप आपको हर एक पॉइंट समझ में आया होगा, और कहीं पे डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछिएगा। ओके, चलिए आप कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूँ। जो इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 4 का क्लास है वो 10 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। अगर आप लोग इनरोल करना चाहते हो तो आप लोग इनरोल कर सकते हो सेमेस्टर 4 मैसेज करके ऑन 6203360410 पे। अंडरस्टूड? तो अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।